एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रति वांगशन फ्रेंड ऑफ में। तो फाइनली गाइस, हम लवलेस मैरिज के लास्ट पार्ट में आ चुके हैं। आज ये स्टोरी यहीं एंड हो जाएगी, बट मुझे आपको कुछ बताना है। काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन हो रही है कि मेरी प्लेलिस्ट में एक वीडियो हाइड है। बेसिकली वो हाइड नहीं है। हुआ क्या था, जब मैंने पार्ट 18 अपलोड कर रही थी, उस दिन कुछ एरर आ रहा था। मैंने सुबह 7 बजे से डाल दिया था, 8:30 बज गए थे। वो वीडियो अपलोड शो हो रही थी, तो मैंने एक और बार अपलोड कर दिया था, ये सोच के कि अगर वो वाली अपलोड होगी तो वो सब लोग देख लेंगे, वरना फिर जो मैं नहीं कर रही हूँ वो देख लेंगे। इसी वजह से मैंने उन दोनों को जब डाला था तो मैंने प्लेलिस्ट में उसको ऐड कर दिया था। मुझे इतना आइडिया नहीं यूट्यूब का। क्या हुआ क्या था, जो मैंने दोबारा वीडियो डाली थी सेकंड वाली, वो पहले अपलोड हो गई और आप सब लोगों को व्यू होने लगी थी। तो जो मेरी पुरानी एरर वाली वीडियो थी, जो करीबन 2 घंटे डालने के बाद भी फिर भी 15 मिनट्स लेफ्ट ही दिखा रही थी, मैंने उसे डिलीट मार दिया। इतनी अकल मुझ में नहीं थी कि डिलीट मारने से पहले मुझे उसे प्लेलिस्ट से हटाना था। उस वजह से क्या हो गया है, मेरी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वो डिलीटेड है, मैं उसको कुछ नहीं कर सकती। पर वहाँ पे वो अनअवेलेबल वीडियो, हाइड वीडियो करके आ रहा है, और जिससे लोगों को लग रहा है कि शायद मैंने कोई पार्ट हाइड कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, सारे पार्ट्स आपको प्लेलिस्ट में दिख रहे हैं। ये लास्ट पार्ट हो जाएगा, पर वो कुछ एरर की वजह से शो हो रहा है। डिलीट वीडियो को भी वो पता नहीं क्यों प्लेलिस्ट में ऐसे अनअवेलेबल वीडियो करके शो कर रहा है, वरना ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कोई पार्ट छुपा लिया या नहीं हाइड कर दिया है। तो आपको मैंने बताना था ताकि कुछ लोगों को जो कन्फ्यूजन थी वो दूर हो जाए। तो चलिए लास्ट पार्ट पे हम आ गए हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्ट में हमने देखा था विंग ने शुशे को मार दिया है। शुशे की डेथ की वजह से विंग को पुलिस अरेस्ट करके ले गई थी एज अ मर्डरर। अब आगे विंग अपना सर नीचे करके उस बड़े से इन्वेस्टिगेशन रूम के टेबल पे बैठा हुआ है। उसे बाहर से हर कोई देख सकता है। उसका चेहरा जिस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, आंखें बिल्कुल खाली और चेहरे पे बहुत सारी चोट। कहीं ना कहीं इस विंग की इस हालत को देखकर वी चांद से और वांग जी का जैसे सीने में इतनी तेज दर्द हो रहा है, उन्हें ये बर्दाश्त और यकीन नहीं हो रहा है कि उनका सब जान, उनकी लाडला, उनका ये लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन इस तरीके से अंदर बैठा हुआ है। पैसा होने के बावजूद वो कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि दो अलग अलग लॉयर अंदर जाके विंग से बात करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन विंग ने एक स्टेटमेंट भी नहीं दिया। उसने बस मुंह नीचे कर रखा है। लॉयर कोशिश भी कर रहे हैं वो सही से सब कुछ क्या हुआ है पता कर सके, लेकिन विंग कुछ नहीं बोल रहा है, जैसे विंग को कोई स्टेटमेंट देनी ही नहीं, जैसे विंग ने मान लिया है कि उसे यहीं इसी जेल में रहना है। विंग का अचानक से ऐसा बर्ताव पीचान से और वांग जी को बहुत परेशान कर रहा है। लॉयर के अलावा इन दोनों को मिलने की परमिशन नहीं है। जब तक फाइनल स्टेटमेंट सब लॉयर ना ले लें, तो उससे पहले किसी भी इंसान को विंग से मिलने की परमिशन नहीं है। ये केस बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि दूसरी तरफ से लैनहुई को भी ये खबर पहुंच चुकी है। शुशे के जो फैमिली मेंबर्स में से एक थी, उनमें लैनहुई का नाम था। लैनहुई जैसे ही वहाँ पहुँचती है तो पूरी तरह से पागल हो गई है। वो बार बार पुलिस को उस हुशान को पीटने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, जिसे शिचैन देखकर भी कुछ कर नहीं पा रहा है। शिचैन एक अपनी ही परेशानी और ऐसी स्थिति में है कि उसे समझ नहीं आ रहा है वो किस तरफ खड़ा हो। एक तरफ उसका भाई का मेट है जो मुंह नीचे करके गुनहगार बना हुआ बैठा है, और दूसरी तरफ वो औरत है जिसने शिचैन को पाला है। माँ का एक तरह से दर्जा देता है शिचैन। वो रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, तड़प रही है एक मौत पे, अपने एडॉप्टेड बेटे की मौत पे। शुशे की अभी ऑटोप्सी के लिए भेजा गया है, यानी उसका पोस्टमार्टम होगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अभी शुशे की बॉडी भी उन्हें नहीं मिली है, इसलिए वो ज़्यादा बिलक रही हैं, परेशान हो रही हैं। ना चाहते हुए भी शिचैन को लैनहुई के पास जाना पड़ता है। वो लैनहुई को प्यार से समझाने और शांत करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस लैनहुई के नाटक की वजह से शिचैन को लैनहुई को यहाँ से ले जाने के लिए ही बोलती है। ना चाहते हुए भी शिचैन अपने भाई को यहीं पुलिस मतलब स्टेशन पे किला छोड़ के लैनहुई को लेकर घर के लिए निकल जाता है। वी चांद से और वांग जी वहाँ खड़े हुए हैं और विंग को देख रहे हैं। दूसरी बार जब लॉयर बाहर आता है तो उसका मुंह भी नीचे है। वो सेम स्टेटमेंट जो पहले लॉयर ने दी थी वो ही देता है। हम ये केस ऑलमोस्ट हार जाएंगे अगर ये कुछ नहीं बोले हैं। पुलिस के हिसाब से इन्होंने शुशे को मारा है, लेकिन अगर ये कुछ नहीं बोलेंगे तो हम कैसे केस लड़ेंगे। जैसे ये एक्सेप्ट करके पनिशमेंट लेने के लिए बैठ गए हों, ऐसे ये चुप बैठे हैं। इनके बिना कोई स्टेटमेंट के हम केस नहीं लड़ सकेंगे। कहीं ना कहीं वो लॉयर जो बोल रहा है वो बात सही है, लेकिन फिर भी वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। वांग जी उस लॉयर का कॉलर पकड़ के बोलता है,
तुम केस कैसे हार सकते हो? ये केस तुम्हें जीतना ही पड़ेगा, कुछ भी करो। मेरे विंग को मैं यहाँ और थोड़ी देर नहीं बैठे दे सकता। उसकी हालत देखो, उसके चेहरे पे चोट देखो। अब तक कोई डॉक्टर क्यों नहीं आया उसे ट्रीट करने? ये वांग जी जोर से चीखता है, जिससे पुलिस भी डर जाती है। अब जहाँ सब लोग शांत है, पूरा पुलिस स्टेशन डर के कांपा हुआ शांत है, बट एक पर्सन थोड़ी हिम्मत करके वांग जी के पास आके बोलता है, पहले विंग का फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद ही उनकी चोट को ट्रीट किया जाएगा। तुम कहना क्या चाहते हो? फिजिकल एग्जाम? बॉस आप प्लीज शांत हो जाइए। मैं कैसे शांत हो जाऊँ शुयांग? तुम मुझे शांत कैसे कर सकते हो? देखो देखो मेरे विंग को, वो कैसा हरा हुआ टूटा हुआ बैठा है। वो कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहा है? वो ऐसे लहर को क्यों अवॉइड कर रहा है? शिया मैं बॉस, क्या मैं एक बार खुद बात करूं विंग से? एकदम से शियांग जब ये बोलता है तो वी चांद से और वांग जी दोनों उसे शॉकिंगली देखने लगते हैं। जहाँ वो एक लॉयर को आंसर नहीं कर रहा, मतलब एक साइड से लांग वांग जी और एक मतलब खुद विंग चांसे को मिलने के लिए उसने मना कर दिया, तो वो शुयांग से क्यों मिलेगा? वो दोनों शॉकिंगली देख रहे थे। अब शुयांग वांग जी और वी चांसे की तरफ देख के बोलते हैं, मैं एक बार अटेम्प्ट करना चाहता हूँ, क्या प्लीज़ मैं एक बार विंग से बात करूँ? शायद वो फिर स्टेटमेंट दे दें। वांग जी जो कुछ भी चाह कर रहे, बस उसका विंग एक स्टेटमेंट दे दे जिससे उसके लॉयर विंग को यहाँ से तुरंत ले जाए। इसलिए तो कहते हैं ठीक है, क्योंकि वो खैर अटेम्प्ट करना चाहता है। शुयांग भी अगर बात करने की कोशिश कर रहा है तो कर ले। वहीं शुयांग आप लॉयर के साथ पुलिस के पास जाता है। पुलिस भी शुयांग को परमिशन दे देती है। शुयांग अब सबको इग्नोर करता हुआ बिल्कुल विंग के सामने आके बैठ गया है। विंग जिसका मुंह नीचे है, अब शुयांग उसके आगे बैठा है। अब विंग की तरफ देखे शुयांग बोलते हैं, आपको लग रहा होगा मैं आज यहाँ पे अपने बॉस का असिस्टेंट बन के आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि आप अपनी स्टेटमेंट दे दें, पर मैं ये करने नहीं आया हूँ। मैं आज आपको यहाँ पे एक स्टोरी सुनाने आया हूँ, शायद आपको वो स्टोरी सुन के कुछ अच्छा लगे। विंग जस्ट शॉकिंगली अब हल्का सा अपनी नज़र उठा के शुयांग की तरफ देखता है। सब लोग अपने अपनी यहाँ पे आके विंग से स्टेटमेंट की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पर शुयांग उसे स्टोरी सुनाने आया। ये विंग के लिए थोड़ा सा शॉकिंग था। उसके माइंड इस समय बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। ऊपर से शुयांग का स्टोरी सुनाने वाली बात से उसके दिमाग में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। एकदम से अब शुयांग अपनी स्टोरी बोलना शुरू करते हैं। आपको हमेशा लगता होगा कि मेरे पास एक फैमिली है, मेरे पास एक मदर है, मिसेस शू, पर आपको ये सच नहीं पता कि मैं एक टाइम पे बिल्कुल ऑर्फन था। एक ऐसा बच्चा जिसे उसकी माँ ने पैदा होते ही एक ऑर्फनेज के सामने छोड़ दिया था, एक ऐसा अनाथ आश्रम के सामने जहाँ पे लोग इनलेजिमेट सन या नावारिस बच्चे ही छोड़ते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते। पर मेरे माँ बाप दोनों थे, पर फिर भी मैं ऐसी ही ज़िंदगी बिता रहा था। बहुत ज़्यादा बुली होता था मैं। 7 साल तक मैंने सिर्फ दुख और माँ बाप के प्यार की तड़प ही देखी थी। लेकिन फिर जब एक दिन मैं एक ब्यूटीफुल लेडी से मिला, एक ब्यूटीफुल ओमेगा, जो हमारे ऑर्फन में कभी कभी अनाथ आश्रम में कभी कभी चीज़ें डोनेट करने आती थी। वो बहुत सारे टॉयज़, स्वीट्स और कैंडीज़ लेकर हमेशा हमारे अनाथ आश्रम में आती थी। मैं कोने में बैठा हुआ उनके पास कभी नहीं जाता था, लेकिन हर बार वो मेरे नाम से मेरे जितने मतलब एक होता ना टेक केयर करने वाले जो लोग होते हैं, उन लोगों को मेरे नाम की कैंडी टॉयज़ देना नहीं भूलती थी। मैं हमेशा सोचता था कि इस औरत से मैं कभी बात नहीं करता, फिर भी ये मुझे क्यों कैंडीज़ देती है। एक दिन जब मेरे स्कूल की एडमिशन की बात हुई, तब मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ कि माँ बाप होना क्या होता है। मैं एक ब्रिलियंट चाइल्ड था, इसलिए मेरे अनाथ आश्रम के जो मालिक थे वो चाहते थे कि मैं एक स्कूल में एडमिशन लूँ, पर उनका जो अनाथ आश्रम था वो बहुत गरीब था और वहाँ से बहुत अच्छे लोग कभी निकलते भी नहीं थे। अधिकतर वहाँ पे कोई जल्दी से बच्चों को लेने भी नहीं आता था। इसी कारण हमारे ऑर्फन की बदनामी के कारण मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा था। और मेरी ज़िंदगी में तब एक टीचर आई थी, वही खूबसूरत लेडी जो दिखता मेरे अनाथ आश्रम में लोगों को कैंडीज देने आती थी। उसने जब मेरे मतलब एक तरह से मालिक से और अनाथ आश्रम के मालिक से सुना कि मेरे को पढ़ने की चाह थी पर एडमिशन नहीं मिला, तो उस लेडी ने मुझे अनाथ आश्रम में ही पढ़ाना शुरू किया। वो डेली स्पेशली अपना बिजी टाइम से मुझे कुछ घंटे पढ़ाने आती थी। धीरे धीरे उसने मुझे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना सिखाया, टॉप स्कूल के एग्ज़ाम को क्लियर करवाया। मैंने पहली बार स्कूल उस लेडी की वजह से ही गया था। पहली बार मुझे बाकी लोगों के साथ रहना, पढ़ना
और इन असलियत में अच्छी ज़िंदगी का सपना दिखा था। मैंने पहली बार महसूस किया था कि मैं पढ़ के अपनी किस्मत बदल सकता हूँ। उस लेडी ने 3 साल तक मुझे बहुत प्यार, बहुत केयर और बहुत अच्छे से पढ़ाया था। मैं उन्हें टीचर चांसा सरन बोलता था। विंग, जो अभी तक मुंह नीचे कर रहा था, वो सडनली नज़र ऊपर करके शुयांग को देखने लगता है। शुयांग अपनी आंखों में इमोशंस के साथ बोलता है, वो तुम्हारी मदर थी विंग, जिन्हें मैं टीचर बोला करता था। शादी के 3 साल पहले तक वो मुझे बहुत पढ़ाती थी। उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया। मुझे टॉप चाइना के कॉलेज स्कूल में एडमिशन करवाने के बाद उनकी शादी हो गई थी और वो मिसेस वे बन गई थी। मिसेस वे बनने के बाद भी वो मुझे कभी नहीं भूली। मेरी पूरी स्कूलिंग के खर्चा उन्होंने उठाया। मैं अपने मिडिल स्कूल में था तब मेरी स्कूल की टीचर मिसेस शू ने मुझे अडॉप्ट कर लिया। वो भी अकेली थी और वो मुझे बहुत पसंद करती थी। मुझे मदर मिली उस स्कूल की वजह से, जिस स्कूल में मेरी टीचर ने एडमिशन करवाया था। उस दिन से मैं शू यांग बन गया, पर उससे पहले मैं सिर्फ यांग गवा था, अपने विवशान का। कहीं ना कहीं विंग को एक बहुत छोटा सा एक बच्चा याद आता है जिसे उसकी मदर ने 1-2 बार उसे मिलाया था। जब उसकी मदर एक बार मार्केट में कुछ लेने उसके साथ गई थी और तब शुयांग उनसे टकरा गया था। शुयांग पहली बार विंग से तभी मिला था। उसके बाद अगली बार शुयांग कभी विंग से मिल ही नहीं पाया, क्योंकि उसके बाद उसकी टीचर की डेथ हो गई। शुयांग अपनी टीचर की डेथ से बहुत अपसेट हो गया था। उसे पता था उसकी अच्छी ज़िंदगी के पीछे वही टीचर यानी चांसा सरन थी, जिन्होंने उसे पढ़ाया, अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया। उसके बाद उसी स्कूल से उसे एक मदर फिगर यानी मिसेस शू मिल गई, जिसके साथ अब शुयांग रहता है, जिन्हें वो एज अ मदर सब लोग जानते हैं शुयांग की वो मदर है। पर असलियत में शुयांग की लाइफ में वो फेरी जिसने शुयांग की पूरी ज़िंदगी बदली थी, वो उसकी टीचर थी यानी चांसा सरन। वो शुयांग था जो अपनी टीचर को हमेशा उनके केव के पास फ्लावर चढ़ाना और याद करना नहीं भूलता था। वो शुयांग था जो विंग के हमेशा वांग जी का असिस्टेंट बन के ध्यान रखता था। आज शुयांग विंग के सामने जब सच बताता है कि वो विंग को कितने पहले से जानता है और विंग की मदर से रिलेटेड है, तो विंग थोड़ा इमोशनल हो जाता है। शुयांग विंग की मदर की तारीफ करते हुए अब विंग से बोलते हैं, वो फेरी थी जिन्होंने मुझे समझाया था कि मेरे पेरेंट्स की गलती के लिए मुझे रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए। मेरी किस्मत मुझे खुद बनानी चाहिए। अपने पेरेंट्स की वो गलती जिन्हें वो मुझे छोड़ के चले गए थे, उस गलती के लिए मुझे क्यों पनिशमेंट मिले? वो मुझे पैदा नहीं करना चाहते थे या मैं एलिजिमेंट सन था उस चीज़ के लिए मैं थोड़ी जिम्मेदार था? वो तो उन दोनों की गलती थी ना। तो मैं क्यों पूरी ज़िंदगी उस चीज़ के लिए पछताऊँ जैसे तुम पछता रहे हो? जैसे तुम्हें सच पता चल गया है इसलिए तुम जीना नहीं चाह रहे हो। विंग अब शॉकिंगली शुयांग की तरफ देख रहा है। शुयांग अब अपना हाथ आगे बढ़ा के विंग के उस हाथ जिस पे घाव के निशान है उस हाथ को डरते हुए टच करता है और बोलता है, विंग आज इस रूम में तुम्हारे यांग गगा बैठे हैं। मुझे ना ही उस लांगवांग जी से कोई मतलब है, ना ही तुम्हारे उस सेल्फिश अल्फा फादर से। मुझे मतलब है मेरे टीचर की उस प्यारे से बच्चे से जो सबसे ज़्यादा मासूम है, जिसकी कोई गलती नहीं है, पर वो फिर भी अब बिना बात के सज़ा लेने के लिए बैठा है। मैं जानता हूँ विंग, तुम सच जानकर मरने के लिए बेताब हो और इसी कारण तुम चुप हो, लेकिन जो मेरे टीचर ने मुझे समझाया वही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। यानी तुम्हारी मदर की बात, तुम्हारे फादर की करी हुई गलती के लिए तुम कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, तो तुम चुप होकर उसका सज़ा मत भुगतो। सच बताओ विंग, क्या हुआ था तुम्हारे और शुशे के बीच में? क्या कारण था कि तुमने उस शुशे को मार दिया? अपनी स्टेटमेंट दो विंग। अपने फादर की गलतियों के लिए खुद को सज़ा देने से बेटर है अपनी हैप्पी लाइफ के बारे में सोचो, जो तुम्हारी मदर तुम्हारे लिए सोचती होगी। तुम्हारी मदर ऊपर से तुम्हें इस तरीके से आज अपने फादर की गलतियों के लिए खुद सज़ा भुगतते हुए देखकर बहुत दुखी होगी। वो लेडी बहुत ज़्यादा मासूम और बहुत ज़्यादा ममता से भरी हुई थी। हैरानी की बात यह है, जिस औरत में दूसरों के बच्चों के लिए इतनी ममता थी, उसका खुद का बच्चा प्यार के लिए इतना तड़पता रहा, ममता के लिए इतना बेचैन रहा। वो लेडी जब ये देखेगी तो वो कितना दुखी होगी। मैं ऐसा नहीं चाहता विंग, मैं चाहता हूँ तुम अपने लिए स्टैंड लो। मैं चाहता हूँ जिस लेडी ने तुम्हारी मदर के साथ गलत किया है, तुम उसके खिलाफ मेरे साथ खड़े हो। आज मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुमने मुझे एक हेल्प की, तुमने लॉयर्स की सपोर्ट किया और तुम जेल से सही सलामत बाहर निकले, तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारी मदर की पूरी कहानी तुम्हें बताऊंगा।
वो पास्ट जिसने सब कुछ को बर्बाद किया है, जिसके कारण तुमने और मेरे दोस्त वांग जी ने इतना सफ़र किया है, उस पास्ट का सच मैं सबके सामने लाऊंगा। तुम और मैं मिलके तुम्हारी मदर की उस सबसे बड़ी कल्प्रेट को एक साथ सजा देंगे। ये मेरी टीचर से प्रॉमिस था कि मैं उनके कल्प्रेट को छोड़ूंगा नहीं। मुझे कई साल लगे सच तक पहुंचने में, लेकिन आज मेरे पास इतने सबूत हैं कि तुम और मैं मिलकर उस औरत को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। इस तरीके से तुम अपने ऊपर से गिव अप नहीं कर सकते। इस तरीके से तुम हार मान के अपनी ज़िंदगी जेल में नहीं बिता सकते, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम एक बहुत ब्राइट फ्यूचर के लिए बने हो। मैं जानता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में अब तुम्हें सिर्फ खुशियाँ मिलने वाली हैं। अपने फादर के पास्ट और उस शुयांग की बात जिसके कारण तुम इतनी गलत कदम उठा रहे हो, उस चीज़ को पीछे छोड़ दो और अब अपनी सही से स्टेटमेंट दो। शुयांग चुप जानता है कि उसे विंग को इस समय मोटिवेट करने की ज़रूरत है। विंग जिसकी आंखों में वो गिव अप कर चुका है अपनी ज़िंदगी पे देखा था शुयांग ने, वो उन आंखों को अब एक तरह से गोल दिखाना चाहता है, एक नई रोशनी दिखाना चाहता है। रोशनी उसकी मदर के बदले की अब तक उसकी ज़िंदगी एक बदले ने बर्बाद करी है, पर अब वो ये ज़िंदगी जिए ताकि वो उस इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर दे जिसने उसकी मदर के साथ गलत किया है। आप एक बदला शुयांग ने वहाँ विंग के दिमाग में डाला है, वो बदला जो विंग को लेना है इस गलत औरत से या उस कल्प्रेट से जिसने उसकी मदर की लाइफ को बर्बाद किया था। कहीं ना कहीं विंग जिसकी आंखों में अभी थोड़ी देर पहले तक कुछ नहीं बचा था, अब थोड़े से इमोशंस आ जाते हैं, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते बोलते हैं मैं अपनी स्टेटमेंट ज़रूर दूंगा। जिससे वह शुयांग बहुत खुश होकर हंसता हुआ एकदम से खड़ा होता है और बोलता है अब मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें जेल से बाहर ज़रूर निकालूंगा। शुयांग जो जानता है वो एक छोटा सा असिस्टेंट है लांग वांग जी का, लेकिन उसके बावजूद वो ये प्रॉमिस इसलिए कर रहा है, उसका बॉस लांग वांग जी भी ऐसा ही करेगा। शुयांग बाहर आते ही अब उन लॉयर्स को इशारे में अंदर जाके स्टेटमेंट लेने के लिए बोल देता है, जिससे वी चांद से और वांग जी शॉक हो जाते हैं। वांग जी पहली बार आगे बढ़ के शुयांग को गले से लगा लेता है। आज पूरे उसके बिजनेस टाइम में या जब से शुयांग उसका असिस्टेंट बना है, पहली बार वांग जी ने शुयांग को गले लगाया। पर ये गले एक खुशी है क्योंकि कम से कम इस शुयांग के सही कारण ही विंग स्टेटमेंट देने के लिए माना तो सही। अब लॉयर अंदर बैठे हैं विंग के साथ, जहाँ विंग बोलना शुरू कर रहा है। विंग थोड़ा सा ही बोलता है और अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, उसे हल्के से पैनिक से अटैक आने लगते हैं, जिसके कारण लॉयर काफ़ी घबरा जाता है और लॉयर पुलिस को वहाँ पे बुलाता है। पुलिस विंग की हालत को देखकर और उसकी घबराहट को देखकर ना चाहते हुए भी विंग के एक फैमिली मेम्बर को अलाउड कर देते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि वांग जी था। वांग जी जैसे ही लॉयर पुलिस ऑफिसर उसे अंदर आने के लिए बोलता है तो सबसे पहले वो अंदर एंट्री करता है, जहाँ उसका विंग की आंखों में बहुत आंसू हैं, पूरे शरीर पे घाव है, चेहरा सूजा हुआ है, चेहरे पे किसी ने जैसे उसे मारा हो उस थप्पड़ के निशान है, होठों के पास कट है, कपड़ों और हाथों पे किसी ने जैसे उसे नोचा हो ऐसे निशान है। कोट के नीचे भी विंग अभी भी डरा हुआ काँप रहा है। ये देखकर वांग जी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता, वो दौड़ के पहले विंग को अपने सीने से ही लगा लेता है। विंग भी शायद अब तक जो बिल्कुल शांत था, अब वांग जी को देखकर अपने ऊपर कंट्रोल ना करके वांग जी के सीने लगे ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। वांग जी उसे सीने से लगाए हुए वो कोट जो अभी पुलिस ने उसे उड़ाया था उसे दूर फेंक कर अपने ही कोट को वांग जी को विंग को कवर करने लगता है और सीने से लगे हुए विंग को शांत करके नहीं लगता है। थोड़ी देर में जब विंग हल्का सा शांत होता है तो लॉयर आप हिम्मत करके बोलते हैं सर प्लीज़ हमें उनकी स्टेटमेंट लेनी है और उसके बाद ही हम उन्हें डॉक्टर के पास भेज सकते हैं। प्लीज़ सर आप उनसे बोलिए कि वो अपनी बात कंटिन्यू करें। विंग आप लॉयर की तरफ देखता है और बोलता है थोड़ी हिम्मत करते हुए आंसू पूछते विंग बोलता है मैं तैयार हूँ। अब लॉयर दोबारा से बोलता है सर आप बीच में रुक गए थे जब आपने मुझे लास्ट बोला था कि आप अपने ब्रदर इन लॉ के कहने से उस शुशी के साथ अपने घर के लिए निकले थे। उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने घर में नहीं बल्कि एक स्ट्रेंजर जगह था। मैं किसी स्ट्रेंजर के बेड पे था, जिससे मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। मैंने एकदम से अपना सर पकड़ के चारों तरफ देखने की कोशिश करी तो मैं एक स्ट्रेंजर रूम में था। यहाँ से विंग वो फ्लैशबैक सबको बता रहा है जो उसके साथ हुआ, कैसे विंग एक स्ट्रेंजर जगह उठ के बहुत घबरा गया था, उसके चेहरे पे बहुत नर्वसनेस और उसका सर बहुत ज़ोर से घूम रहा था। जब अचानक से रूम के अंदर शुशे एंट्री करता है
अपनी गंदी सी घिनौनी सी हंसी के साथ शुशे विंग के पास आगे बढ़ने लगता है। जिसे विंग थोड़ा सा अपना सर पकड़ के बेड से उठते हुए कहता है, तुम मुझे कहाँ ले गए हो? और इससे पहले विंग उठ पाता, शुशे तुरंत उसे धक्का देके दोबारा नीचे बैठा के बोलता है, क्यों उठ रहे हो आप? मैंने कहा आप उठ सकते हो। मैं तो आपके पास ही आ रहा था ना, आपको इतनी जल्दी होश आ गया? ये तो बहुत गलत हुआ। मैं तो सोच रहा था कि शायद जब तक मैं एंजॉय करूँगा तब तक आपको होश आएगा नहीं, पर मेरे ख्याल से मैंने मेडिसिन कम मिलाई थी उस वाटर में। शुशे बेशर्मों की तरह विंग के सामने एक्सेप्ट करता है कि उसने विंग के पानी में मेडिसिन मिलाई थी। जिसे विंग एकदम से थोड़ा गुस्सा और शॉक होकर बोलता है, ये क्या कह रहे हो तुमने मुझे मेडिसिन वाला पानी पिलाया? क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि आप होश में तो मेरे साथ यही सब करेंगे नहीं, पर लगता है थोड़ी गड़बड़ हो गई मुझसे। काश और ज़्यादा पानी में मेडिसिन मिला था तो आराम से आपको कल सुबह तक होश आता। कुछ ही घंटों में होश आ गया, इससे तो नुकसान होगा मेरा। शुशे थोड़ा कनिंग स्माइल देता है कहता है, जैसे विंग को बहुत गुस्सा आता है। विंग शुशे को जोर से अपने से धक्का देता है और बोलता है, बकवास बंद करो और मुझे यहाँ से जाने दो। विंग गुस्से में ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि विंग गुस्से में जैसे गेट खोलता है तो वो गेट अंदर से लॉक था। जैसे शुशे हंसते हुए एकदम से ताली बजा बोलता है, अब आप कहीं नहीं जा सकते और आप यहीं रहेंगे मेरे पास हमेशा हमेशा के लिए। विंग गुस्से में शुशे को देखता है और बोलता है कि ये क्या बकवास करो, तुम्हें आइडिया नहीं है कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। अगर लंजा या फिर मेरे फादर को ये बात पता चल गई ना तो वो तुम्हारी हालत बिल्कुल उस नीच शोए जैसी करेंगे, भूलो मत इस बात पे। अब शुशे हंसते हुए ताली बजाते बोलता है, हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे फादर या तुम्हारा वो लंजा मुझे तुमसे बचा पाएंगे? और अगर वो तुम्हारे पास आएंगे भी तो तब तक मुझे जो करना है वो तो मैं कर ही लूँगा। और ये बोल के शुशे अचानक से विंग पे अटैक सा कर देता है, जैसे वो फोर्सफुली किस या हक करने की कोशिश करे। जिसे विंग गुस्से में उसे जोर से अपने से दूर करके एक खींच के थप्पड़ मारता है, जिससे शुशे को बहुत गुस्सा आ जाता है। शुशे अब गुस्से में विंग को दोबारा थप्पड़ मारता है। विंग की दवाई के असर कम होने की वजह से होश में तो आ गया था लेकिन पूरे कंट्रोल में नहीं था। शुशे एक अल्फा है और विंग एक ओमेगा। थोड़ा सा फिजिकली भी विंग उससे हल्का सा वीक है, पर विंग के अंदर एक हिम्मत है जो कुछ भी कर सकती है। ऐसे गंदे जिन्होंने आदमी को अपने साथ कुछ गलत तो विंग करने नहीं दे सकता है, इसलिए विंग उससे अच्छी फाइट करता है। जैसे शुशे भी उसे काफ़ी ज़्यादा मार पिटाई करता है, जिसके कारण विंग का पूरा चेहरा सूज गया है। उसके होठ के पास एक बहुत बड़ा कट लग गया है। विंग के कपड़े जिन्हें शुशे जड़ से फाड़ने की कोशिश कर रहा है, उसकी वजह से विंग की बॉडी पे शुशे के नाखूनों के निशान भी हैं। इन चीज़ों से विंग बहुत फ्रस्ट्रेट होकर अब शुशे के प्राइवेट पार्ट पे बहुत जोर से किक करके उसे जोर से अपने से दूर करता है और पास पड़े लोहे की रॉड टाइप की शार्प ऑब्जेक्ट को उठा लेता है। ये ऑब्जेक्ट बेसिकली जहाँ चिमनी जलती हैं, यहाँ पे लकड़ियाँ डाल के घर को गर्म करने की या रूम को गर्म करने के लिए लकड़ियाँ डालने के लिए और हिलाने के लिए जो लोहे के आगे से काफ़ी शार्प ऑब्जेक्ट होता है, उस टाइप का ये ऑब्जेक्ट था जिसे विंग लेके खड़ा है और शुशे की तरफ बढ़ता है। एक कदम आगे बढ़ा तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। इस बात पे शुशे हंसते हुए बोलते हैं, हाँ, तुम मेरी जान लोगे? है तुम में हिम्मत? तुम हो कौन? एक ऐसा ओमेगा जिसे उसके फादर बिल्कुल पसंद नहीं करता था। पैदा होते ही ना माँ ने प्यार किया ना फादर ने। एक ऐसा ओमेगा जिसके अल्फा को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहाँ है? इस बात पे विंग को बहुत गुस्सा आता है। शुशे उसे मेंटली वीक करना चाहता है ताकि वो विंग की कमजोरी को विंग को कमजोर स्टेट में पहुंचा के उस पर अटैक कर सके, लेकिन ये विंग वो पुराना विंग नहीं है जो कमजोर हो जाए। वो हंसते हुए शुशे को देखता है और बोलता है, ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन बातों में आकर मैं तुम्हारे सामने कमज़ोर पड़ जाऊंगा? मैं लान वी वुशान हूँ, जो चाइना के नंबर 1 बिजनेसमैन रहे, वी चांसे का लौता बेटा। मैं वो लान वी वुशान हूँ जिसका अल्फा उसे सेव करने के लिए उसके लिए खुद सीने पे गोली खा सकता है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन बकवास से मुझ पे फ़र्क पड़ेगा? मुझे पता है एज ओमेगा मेरा अल्फा मुझे कितना प्यार करता है। एक बार उसे तुम्हारी सच्चाई पता चली ना तो मुझसे पहले वो तुम्हारी जान ले लेगा। तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। ऐसा रिश्ते जो तुम्हारा और मेरा था, ब्रदर इन लॉ वाला, उस रिश्ते की थोड़ा सा सम्मान करते हुए मुझे यहाँ से जाने दो। और जो भी तुमने आज मेरे साथ किया उसके लिए जो पनिशमेंट मेरा लंजा देगा वो उसके लिए तैयार रहना। विंग नहीं चाहता था किसी को मारना, वो थोड़ी शुशे से मतलब शुशे का खून कर सकता है। वो अपनी सेफ्टी के लिए स्टिक लेके खड़ा है, इसलिए वो अभी भी शुशे को वहाँ से जाने की बात कह रहा है। वो चाह रहा है कि शुशे उसे यहाँ से छोड़े ताकि वो सेफली अपने लंजा के पास जाए और बाद में उसका लंजा ही शुशे से डील करे, क्योंकि वो इस इंसान से और डील नहीं करना चाहता।
वहीं शूशे जो बेशर्म है, और आज तो विंग यहाँ से चला गया तो उसका सबसे बड़ा प्लान फेल हो जाएगा। उसके पास इतने पास विंग आया और वो उसको कुछ भी नहीं कर पाया। ये तो उसके अल्फा ईगो के लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए वो बोलता है, हा हा हा, तुम उन लोगों के भरोसे यहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है इस रूम से बाहर जाके तुम मुझे पनिशमेंट दिला पाओगे? हा हा हा, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें सच पता ही नहीं है। वो सच जो आज मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे अल्फा का सच, तुम्हारे फादर का सच। तुम्हारा अल्फा तुमसे शादी इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि उसे तुमसे कोई बिजनेस डील थी। तुम्हारे अल्फा तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ बदले के लिए आया था, मेरी मदर के बदले के लिए। उस बदले के लिए जिसके कारण अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत भी करूँगा ना, तब भी मेरी मदर की वजह से वो मुझे कुछ भी नहीं कह पाएगा। ये बोलता हुआ शूशे बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, जिससे विंग शॉक हो जाता है। उसे पता था उसकी और वांग जी की शादी कभी कोई लव मैरिज या प्रॉपर अरेंज मैरिज तो थी नहीं, थी एक एडजस्टमेंट के लिए, लेकिन एक बदले के लिए थी। ये विंग के लिए थोड़ा शौक था, लेकिन विंग फिर भी खुद को स्ट्रांगली रखता है, क्योंकि उसे पता है लंजा ने अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग ली। 5 साल पहले शादी चाहे किसी कारण भी हुई हो, उसके लिए विंग अभी से सोचना नहीं चाहता। वो जानता था लंजा उससे कभी प्यार से तो शादी कर नहीं रहा। ऐसा तो है नहीं लंजा ने उसे प्यार किया हो फिर शादी करके बाद में सच पता चला हो। ये शादी बदले के लिए हो या एडजस्टमेंट के लिए हो। शुरुआत में लंजा उसे प्यार नहीं करता था, लेकिन अब उसका लंजा उसे बहुत प्यार करता है और विंग अपने लंजा पे ट्रस्ट करता है। इसलिए विंग एकदम से शूशे की तरफ देखता है और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बातों में मैं आ जाऊँगा? तुम्हें गलतफहमी है। हो सकता है लंजा मेरी लाइफ में एक बदले के लिए आया हो, लेकिन अब मैं लंजा की लाइफ हूँ। तुम्हारे साथ जो लंजा करेगा ना, वो तुम सोच भी नहीं सकते हो। ये हरकत जो तुमने अभी मेरे साथ करने की कोशिश की है, उसके बाद मेरा लंजा तुम्हें बात कर देगा और तुम्हें दुनिया की कोई ताकत सेव नहीं कर पाएगी। विंग बहुत कॉन्फिडेंस है, जो शूशे से बिना डरे उसकी आंखें डाल के ये बात बोलता है। तो अब शूशे और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसे लगा था वो विंग को कमज़ोर कर देगा, परेशान कर देगा, विंग को डरा लेगा, लेकिन अब तो शूशे को विंग से डर लग रहा है। शूशे की आंखों में तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि वो विंग जैसे एक कमज़ोर ओमेगा से हार सकता है। इसलिए अब वो गुस्से में विंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे कुछ कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे तुम। एक समय पे मेरी मदर ने तुम्हारी मदर को मार दिया था, उसके बावजूद क्या हुआ? कुछ भी नहीं। मेरी मदर एक अय्याशी जिंदगी जी रही है। तुम्हारे फादर खुद मेरी मदर को फ्री किया था। तुम्हारी मदर की डेथ की सच जानने के बाद भी तुम्हारे फादर ने कुछ नहीं किया था। तुम्हारे वो अमीर करोड़पति सबसे पावरफुल आदमी थे वीर चांद से, वो भी मेरी मदर का कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। और अब मैं भी तुम्हारा साथ जो करूँगा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। विंग अब पूरे शौक में चला जाता है। क्या उसके फादर ने उसकी मदर की मर्डर को छोड़ दिया था? विंग इस चीज़ से बहुत अपसेट हो जाता है। वहीं शूशे एकदम से विंग को ध्यान भटका हुआ देखकर उस पर अटैक कर देता है। विंग के हाथ से वो स्टिक थोड़ा दूर जाके गिर जाती है और विंग को तुरंत हाथ से पकड़ के अब फ्लोर पे पिन कर देता है, जिसे विंग छोड़ो मुझे करता रहता है। लेकिन शूशे उसका हाथ ऊपर पिन करके अब दूसरे हाथ से बचे हुए विंग के जो आगे के कपड़ों के बटन है उन्हें ओपन करने लगता है, जिसे विंग को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। विंग थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है और थोड़ा वो अपसेट भी है। शूशे जो देखता है कि विंग को उसके फादर की वजह से फर्क पड़ा है, तो शूशे विंग को वो पास बताने लगता है जो पास वांग जी को पता है, जो मतलब लांगवांग जी के कानों में लैनहुई ने डाला हुआ है, जो लैनहुई का पास्ट है। यानी कैसे विंग के फादर एक घटिया अल्फा थे, उन्होंने उसकी मदर को भी चीट किया और साथ में वो लैनहुई के साथ भी इन्वॉल्व होते थे, लैनहुई को प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। मतलब वो वाला सच जिसे सुन के विंग को अपने फादर से नफरत होने लगी, वो वाला सच जिसके कारण विंग समझ चुका था कि उसके फादर कितने गलत इंसान हैं, जिसके कारण उसके फादर की पनिशमेंट के कारण ही वांग जी उसकी लाइफ में आया था। अपने फादर का जो लैनी वाला सच जान के विंग टूटा हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना एक तरीके से इज्जत इस चक्कर में गंवा दे। विंग चाहे दुखी है, अपने फादर का सच जान के बहुत हर्ट है। अपनी मदर की मौत के पीछे उसके फादर के ही ये सारे गलत काम थे, ये जान के वो पूरी तरह से टूट गया है। लेकिन उसके बावजूद वो अपनी इज्जत के इस शूशे के ऐसे ही तो नहीं लूटने दे सकता। इसलिए वो दोबारा से शूशे से स्ट्रगल करते हुए इधर उधर हाथ पैर फेंकते हुए दोबारा से उस स्टिक को पकड़ लेता है। शूशे जो उसके ऊपर बिल्कुल उसके साथ मतलब उसके साथ रेसी करने की कोशिश कर रहा था, विंग साइड पड़ी हुई स्टिक से उसे तुरंत शूशे के पेट में घुसा देता है। विंग ने ये इतनी जल्दबाजी में किया क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था
ऑलमोस्ट उसे लगा था कि आज ये नहीं करेगा तो वो अपनी इज्जत गंवा देगा। अपनी इज्जत बचाने के लिए विंग ने शुशे को मार दिया। विंग ये बात बोलते हुए अभी भी उस टाइम को याद करते हुए जोर जोर से कांपने लगता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगता है। वो बुरी तरह से कांपने लगता है। ये देखकर वांग जी जो विंग के बिल्कुल पास था और ये सारी बातें सुन के उसका खून खौल रहा था। उसे लग रहा था कि अगर विंग उसे शुशे को नहीं मारता तो वो खुद शुशे की आंख, नाक, गला सब काट देता। उसका बस चलता तो वो शुशे के शरीर के छोटे छोटे पीस करता और कुत्तों को खिलाता। उसे इतना गुस्सा आ रहा है कि उसकी विंग की इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की शुशे ने। वो भी गुस्से में अब जरूर है, लेकिन अपने विंग को इस हालत में देख नहीं पाता और विंग को सीने से लगा के शांत करने लगता है। तुम सेफ हो विंग, मेरा विंग बहुत बहादुर है। मेरे विंग ने खुद को सेव किया। विंग विंग रो मत, विंग तुम सेफ हो। विंग विंग शांत हो जाओ। हाँ जी विंग को शांत करे, लेकिन विंग जो बोलते बोलते अब बहुत बुरी हालत में आ गया और ऑलमोस्ट वांग जी की बाहों में ही बेहोश हो गया। ये देखकर वांग जी बहुत नर्वस हो जाता है। वहीं वो लॉयर, यहाँ तक कि इंस्पेक्टर भी नर्वस हो जाता है। लेकिन इंस्पेक्टर वांग जी से विंग को से दूर होकर के अब प्रॉपर विंग का फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। विंग की पूरी बॉडी टेस्ट होता है। सचमुच में जैसा विंग की स्टेटमेंट है उससे सारी बातें मैच होती हैं। यहाँ तक कि शुशे की जो एक पोस्टमार्टम हुआ उसमें भी शुशे की नाखून में विंग की स्किन, यहाँ तक कि विंग ने जो स्ट्रगल किया है, मारा है, पीटा है, वो सब कुछ दिख रहा है। और जैसा विंग ने बताया बिल्कुल वैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डिटेल्स आई हैं। साफ साफ विंग की स्टेटमेंट और पोस्टमार्टम डिटेल और सबूतों में सब कुछ सिमिलरिटी दिख रहे हैं। पहली हियरिंग में ही केस क्लोज हो जाता है। यहाँ तक कि मतलब एक तरह से ये केस मर्डर का ना होके सेल्फ डिफेंस में कन्वर्ट हो जाता है। विंग ने जानबूझ के ये प्री प्लान मर्डर नहीं करा, बल्कि ये एक अपने आप को शुशे से सेव करने के लिए स्ट्रगल में कराया हुआ मर्डर था। इतना ही नहीं, जो सीसीटीवी कैमरेस की फुटेज मिली जो शुयांग के घर के पास से, शुयांग के घर के आसपास के जो घर थे उनसे और कार के कैमरे से मिली, उसमें सब कुछ दिख रहा है कि किस तरह से सचमुच में विंग बेहोश था। जैसे विंग को बेहोशी की हालत में शुशे अपने घर खींच के ले गया। ये सब और बाद में शुचैन का भी ये स्टेटमेंट कि विंग खुद तो शुशे के साथ जाना नहीं चाहता था, बल्कि उसी ने शुशे को विंग के साथ भेजा था। और इसके अलावा जो मतलब वी चांद से और वांग जी के स्ट्रॉन्ग पावर से विंग का केस एक ही हियरिंग में ख़त्म हो जाता है। यहाँ तक कि विंग के ने इस टाइप के केस में अरेस्ट हुआ इसकी खबर भी कहीं किसी न्यूज़पेपर आर्टिकल में कहीं नहीं आती। ये एक राज बन के हर किसी के सामने छुपा दिया गया है। इसलिए नहीं क्योंकि ये कुछ गलत था, बल्कि इसलिए क्योंकि वांग जी मैडम यू वी चांद से बिल्कुल नहीं चाहते कि विंग के फ्यूचर पे इस बात का फ़र्क पड़े। विंग के साथ जो हुआ वो उस पास से विंग को बाहर निकालना ही अभी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। वहीं लैन हुई पूरी तरह से पागल हो जाती है। विंग को सेफली ये लोग घर लिया है। विंग ने उसके बेटे को मार दिया, शुशे का मर्डर कर दिया, उसके बावजूद भी कोई भी विंग का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। विंग को यहाँ तक कि पहले से ज़्यादा केयर और प्रोटेक्शन मिल रही है। उसके बेटे के मरने का कहीं कोई दुख नहीं हुआ। उसकी डेड बॉडी भी लैन हुई अकेले जाकर लेकर आई है। इस चीज़ से लैन हुई पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गई है। अपने बेटे के लास्ट रिचुअल करने के बाद वो ऑलमोस्ट पागल सी ही हो गई है। उसे जगह जगह शुशे दिख रहा है, जैसे वो अपनी मदर से कह रहा है कि उसके लिए इंसाफ चाहिए, लो उसके मर्डर को ऐसे मत फ्री करो। लैन हुई इतनी पागल हो गई है कि अब तो पूरे दिन अपने कमरे में खुद से ही बातें करती रहती है। शुयान कुरैन अभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना चाहते। कुछ लोगों को लैन हुई पे तरस भी आ रहा है क्योंकि उसके बेटे की डेथ हो गई। अडॉप्टेड सन की सबको यही लग रहा है, पर अभी सबके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी विंग है, जो बहुत ज़्यादा इस हादसे के बाद अपने ही शौक में है। विंग मर्डरर कभी नहीं था, लेकिन अब उसे डर लग रहा है। वो रात में कई बार चीख के उठ जाता है। वो बार बार अपने हाथों को देखकर उसमें जैसे मर्डर है, ऐसे मतलब खून लगा हुआ है ये कहकर अपने हाथ बार बार क्लीन करने लगता है। विंग की मेंटल स्थिति को देखकर कहीं ना कहीं वांग जी बहुत कंसर्न है। वांग जी उसे आज वेंचिंग और बाकी डॉक्टर से कंसर्न करने के बाद अब बहुत प्यार से अपने टेरिस पे लेके आए, जहाँ पे विंग चुपचाप से बैठा है। ये गार्डन टेरिस मतलब एक तरह से टेरिस पे गार्डन भी है, जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स रखे हुए हैं, छोटे छोटे एक तरह से गमले और बड़े बड़े गमले बहुत प्यार से अरेंज करे गए हैं, उनमें फ्लावर्स लगे हुए हैं। इसकी एक साइड पे एक छोटी सी हट बना के उसके अंदर मतलब 2 चेयर और बीच में एक गोल टेबल है जिसपे इस समय कॉफ़ी रखी हुई है। वांग जी बिल्कुल विंग के पास बैठ के उसे वो कॉफ़ी देते हुए कहते हैं, विंग तुम्हें पता है तुम हमेशा मुझसे कहते थे कि लांजा कभी शाम को हम लोग टेरिस पे बैठ के एक साथ कॉफ़ी और टी एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा व्यू आता है, लेकिन मैं हमेशा मना कर देता था।
पर आज मुझे लग रहा है कि मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करता था। देखो ना कितना सुंदर लग रहा है ये सनसेट, आज कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। मैं अपने विंग के साथ देख रहा हूँ तो ये और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। वांग जी विंग का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन विंग अपने कप को पकड़ के नीचे देखता रहता है। जब विंग उसकी बात पे कुछ रिएक्ट नहीं करता तो आज वांग जी विंग को अपने जबरदस्ती फेस को पकड़ के अपनी साइड करके बहुत इमोशनल होकर कहते हैं, विंग विंग तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ विंग? क्या मेरे एफर्ट्स, मेरी बातें तुम पे कोई फ़र्क नहीं डालती? प्लीज़ विंग, अगर तुम इसी तरीके से मुझे परेशान करना चाहते हो तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। मुझे तुम्हारी नाराज़गी, गुस्सा सब अच्छा लगता था, पर तुम्हारा इस तरीके से खुद को ख़त्म कर देते हुए देखना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्लीज़ विंग, कुछ तो बोलो। जब से तुम उस पुलिस स्टेशन से वापस आए हो एक शब्द नहीं बोला है तुमने, बस शांत हो, बिल्कुल चुप। कोई खुशी नहीं तुम्हारी आंखों में कि तुम्हारे ऊप को हर एक तरह से केस से बाहर निकाल दिया गया। बस शांत हो तुम। क्या हुआ था विंग? कुछ बोला क्यों नहीं तुमने मुझसे? तुम सच जान चुके हो कि मैंने तुमसे बदले के लिए शादी की थी, उसके बावजूद तुमने मुझ पर कुछ गुस्सा नहीं किया। तुम जान चुके हो कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, फिर भी तुम चुप हो। विंग, मुझ पर गुस्सा करो, नाराज हो, कुछ तो कहो विंग। मुझसे नहीं हो रहा तुम्हारे क्या ये हालत देखी जा रही। मैंने नहीं चाहता कि मैं अपने विंग के साथ ऐसे ज़िंदगी बिताऊं। क्या सचमुच में उस दिन सब कुछ बदल गया? क्या मेरा विंग हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से चला गया? कुछ बोलो ना विंग, प्लीज़ कुछ बोलो। वांग जी आज बहुत इमोशनल होके अपने मन की बात जब विंग से बोलते हैं तो विंग भी अब रोते हुए बोलते हैं, क्योंकि मैं डरता हूँ लज्जा, मैं तुम पे कैसे गुस्सा करूँ जो मेरे फादर ने तुम्हारी आंट के साथ किया। उसके बाद मैं कैसे तुमसे नज़र मिलाऊं? मैं तो किसी से नज़र मिलाने लायक नहीं ना। मुझे अपने जन्म पे घिन आ रही है, मुझे अपने शरीर पे घिन आ रही है, शरीर में बहते हुए उस खून पे घिन आ रही है, क्योंकि ये खून उस आदमी का है, उस अल्फा का है जिस अल्फा ने तुम्हारी आंट के साथ इतना गलत किया। जब मुझे उस शीशे से इतनी नफरत हो रही थी, जब मैं उस शीशे से इतनी घिन कर रहा था, तो तुम्हारी आंट का क्या होगा? तुम्हारी आंट के साथ यही सब मेरे फादर ने किया है। मेरे फादर की वजह से तुम्हारी आंट ने भी तो यही दर्द सहा होगा। मेरे फादर तो जिंदा है ना जिन्हें तो, और तुम्हारी आंट जब देखते होंगे तो उन्हें भी इतना गुस्सा आता होगा। विंग रोता हुआ फिर बोलता है तो वांग जी जिसे पता है कि आधा सच है जो शूशे ने ही विंग को बताया। विंग कुछ बात ही करता वांग जी से, तो वांग जी से ये बात बोलता है, इमोशनल विंग को संभालते हुए बोलता है, नहीं विंग, तुम्हारे फादर उस शूशे जैसे बिल्कुल नहीं है। विंग उस शीशे ने तुमसे बहुत झूठ बोला है और उसकी झूठी बातों में आकर तुम अपने आप को पनिश मत करो। मैं मानता हूँ तुम्हारे फादर ने शायद मेरी आंट के साथ गलत किया है, लेकिन तुम्हारे फादर ने कभी मेरी आंट के साथ रेप नहीं किया है, कोई उनके साथ फिजिकल असॉल्ट नहीं किया है। मैंने इस चीज़ के बारे में पता किया है। इतना ही नहीं, मेरी आंट की बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं। अब तक मैं चुप था क्योंकि मैं अपनी आंट को एक मौका दे रहा था, लेकिन अगर उनके झूठ के कारण मेरे विंग की ज़िंदगी बर्बाद होगी तो ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम कहना क्या चाहते हो? विंग अब थोड़ा इमोशनल होकर बताएं, विंग शूशे ने तुम्हें झूठ बोला है, उसने सब कुछ तुमसे झूठ बोला है। तुम्हारे फादर ने कभी भी आंट के साथ कुछ ऐसा नहीं किया जिसके लिए तुम इतने अपने आप को पनिश करो। हाँ, तुम्हारे फादर एक बहुत गंदा इंसान थे एज अ हस्बैंड, वो एक बहुत गलत हस्बैंड थे, एक बदतमीज़, एक फेल्ड हस्बैंड थे, लेकिन वो कहीं से भी इतने गिरे हुए अल्फा नहीं थे कि उन्होंने कभी भी किसी के साथ वो किया हो जो तुम्हारे साथ शूशे ने किया है। तो तुम खुद को एक रेपिस्ट का बच्चा मान के अपने आप से घिन मत करो विंग, क्योंकि वो तुम नहीं हो, तुम बिल्कुल वो नहीं हो, तुम मेरे विंग हो। ये बॉडी, ये नज़र, ये विंग मेरा है, जिस दुनिया का सबसे प्यारा विंग है। विंग तुम अपने आप से घिन करते हो, इसी कारण घंटों तक अपने आप को पानी में धुलते रहते हो। तुम्हें अपने आप से नफरत करने पे उस शीशे ने मजबूर किया है ना, तो आज मैं तुम्हें खुद से प्यार करने वाला सिखाऊंगा। ये बोल के वांग जी तुरंत विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा लेते हैं। वहीं विंग इससे पहले कुछ समझता, वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठाते ही किस करना शुरू कर देता है, जिसे विंग अब खुद पे भी कंट्रोल ना करके अपने दोनों हाथों से वांग जी के गले में क्लैप कर देते हैं। उसे भी अब कहीं ना कहीं अपने ऊपर शीशे की वो टच बहुत ज़्यादा घिन महसूस करवाते हैं। अपने फादर का रेपिस्ट रोना सुनकर विंग को खुद के ही जन्म से घिन होने लगी थी, लेकिन अब जब ऐसा नहीं है और उसका लंजा उसे प्यार करता है, ये चीज़ वो फील करना चाहता है, इसलिए वो भी वांग जी के किस को
के साथ और ज़्यादा डीपली किस कर देता है। वांग जी विंग को इसी ही अपने बेडरूम में लाके सबसे पहले बेड पे लेटाता है और उसके बाद बहुत प्यार से विंग के बॉडी से कपड़े रिमूव करते हुए हर उसकी बॉडी पे किस कर रहा है और हर किस पे वो विंग को यही बोल रहा है, यू आर माई विंग, यू आर माई ब्यूटिफुल विंग बोल के वो विंग को जैसे ये महसूस करवाना चाहता है कि विंग उसका है, ये विंग की बॉडी सिर्फ उसकी है, इस बॉडी पे सिर्फ रंजा का हक है। और लविंग को रंजा आज इतना स्पेशल फील करवाना चाहता है कि विंग भी आज वांग जी के हर टच में केयर उसके लिए पैशन फील कर सकता है। वांग जी विंग की पूरी बॉडी को हल्का हल्का बटरफ्लाई किस करता है। आज में कोई हॉट पैशन नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा प्यार है। आज वांग जी ने विंग को पहले ऊपर से नीचे तक बहुत किसेस करके उसकी हर बॉडी पे अपने मार्क छोड़ा। उसके बाद उसने बहुत प्यार से विंग के साथ आज एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट किया। आज के एवरीडे मीन्स एवरीडे में सिर्फ प्यार था, एक दूसरे के लिए इतना प्यार कि जिसे आज विंग महसूस करके खुद को बहुत लकी फील कर रहा है। ये शुरुआत सनसेट से हुई थी और रुकी सनराइज में है। ये दोनों एक दूसरे से एक दूसरे को अलग कर ही नहीं पा रहे थे। आज इन दोनों के लिए एक दूसरे के लिए जो मन में प्यार था, अफेक्शन था, आज वही कारण था कि एक दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाए, ना चाहते हुए भी खुद को अपने प्यार को शो करने से रोक नहीं पाए। लगातार इस लॉन्ग एक्टिविटी के बाद हम दोनों की हालत बेहाल है। दोनों अब बेहोश अपने बेड पे पड़े हुए हैं जहाँ वांग जी विंग को बाहों में अभी भी छुपाए हुए हैं और विंग अपने अल्फा की बाहों में पूरी वार्मनेस में गुम है। कहीं ना कहीं ये दोनों समझ चुके हैं कि इन दोनों की लाइफ में जो भी अप एंड डाउन हुए हैं, जो भी लोगों ने इनके साथ करने की कोशिश की है, अब वो बातें और वो सब कुछ इनके रिश्ते में ये नहीं आने देंगे। ये रिश्ता जो इन्होंने अपने प्यार से शुरू किया है, अब इस रिश्ते के लिए ये दोनों कुछ भी करने को तैयार हैं। जहाँ एक तरफ विंग और वांग जी आप आपस में अपने प्यार को, अफेक्शन को दिखाने से रुके नहीं हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसा ही हाल एक और पर्सन का है जो अब विंग और वांग जी की तरह अब अपना सच छुपाने से नहीं रुक रहा है। जो कोई और नहीं, डैन हुई या कह दीजिए वांग हुई है, जो अब तक ये नाटक करती थी कि उसकी लाइफ में सिर्फ वांग जी और शिचैन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये दोनों उसकी दुनिया है, इन्हीं दोनों के लिए तो वो जी रही थी। अब वो नाटक भूलते हुए वो पूरी तरह से पागलपन में अब अपना सच शिचैन के सामने दिखाने से भी रुक नहीं रही है। शिचैन बार बार खुद प्रेगनेंसी में होने के बावजूद वांग हुई का या कह दो लाइन हुई का ध्यान रखने की बहुत कोशिश करें। खाना, ब्रेकफास्ट, हर चीज़ उनको बार बार खुद अपने उनके रूम तक ले जा भी रहे हैं, पर वो गुस्सा करके शिचैन के हाथ पैर फेंक रही है। शिचैन के लाए हुए खाने और मेहनत को जोर से फ्लोर पे फेंक के उन पर भी गुस्सा कर रही है। आज तो वो अपने आपे से इतनी बाहर हो गई तो गुस्से में शिचैन को बहुत जोर से धक्का दे देती है, जिसे आगे बढ़ के एकदम से कुरैन संभाल लेते हैं। वहीं वांग चिल्लाते बोलती है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी केयर। हो कौन तुम? हाँ तुम मेरे बेटे की जगह लेने की कोशिश कर रहे हो। तुमने और तुम्हारे भाई ने उस खूनी को बचाकर जिसने मेरे बेटे को मारा है, अब मुझे ये प्यार दिखा रहे हो। मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए जिसे तुम्हारे उस विंग वुक्शा ने मार दिया। मैं उस विशान की जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी और उसने क्या किया? उसने मेरे बेटे को मार दिया और वो सेफ है, वो जेल में नहीं है, उसे तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। वांग हुई चिल्लाते हुए जब शिचैन पे पड़ती है तो कुरैन जो गुस्से में एकदम लाल है, वह शिचैन जो इमोशनल है कि उसको क्या बोल रही है, इस बात पे वो रिएक्ट करते या कुछ कहते। कुरैन गुस्से में अब वांग हुई की तरफ आगे बढ़ के एक जोर से थप्पड़ लगाते हैं, जिससे वांग हुई हल्का सा हिल जाती है। कुरैन कभी किसी मतलब फीमेल पे या ओमेगा पे हाथ नहीं छोड़ते थे, पर आज वो ऐसा कर रहे हैं। ये देखकर कहीं ना कहीं एक तरह से शिचैन भी शौक है। कुरैन जो लैन फैमिली के रूल्स और रेगुलेशन को बहुत एडमायर करते हैं, वो एक इतना बड़ा रूल तोड़ रहे हैं या एक ओमेगा पे हाथ छोड़ रहे हैं। ये देखकर अब शिचैन जो भी इमोशनल थे, थोड़े सैड थे, वो भी कुरैन के बिल्कुल पास में आके खड़े होके अंकल करके उन्हें रोकते हैं। वहीं कुरैन गुस्से में एकदम लाल बोलते हैं, बंद करो ये चीखना चिल्लाना। एक हफ्ते से मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ, यही सोच के कि तुम्हारे अडॉप्टेड बेटे की डेथ हुई है तो तुम सैड होगी, लेकिन तुम्हारा ये पागलपन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तुम शिचैन को धक्का दे रही थी। तुम्हें पता है अगर अभी मैं यहाँ ना होता और शिचैन जोर से फ्लोर पे गिर जाता है, उसे कुछ लग जाता तो उस छोटे से बच्चे को कितनी चोट पहुंचती, उस जो अभी भी शिचैन के टमी में है। तुमने शिचैन की प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन को शुरू से सुना है,
बार बार डॉक्टर तुम्हारी आंखों के आगे बोलता है कि शिचैन अपने अल्फा के बिना इतनी बड़ी प्रेगनेंसी को खुद अकेले झेलेगा। शिचैन का अल्फा नहीं है उसके पास, फिर भी वो अपने बच्चे के लिए हंस रहा है, हमारे साथ खुश रहने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें पैम्पर कर रहा है, क्योंकि वो तुम्हें एक माँ की तरह मानता है। तुमने उसे पाला था, तुमने उसके वीक टाइम पे उसका सपोर्ट किया था, पर तुम क्या कर रही हो? उसके एफर्ट्स को भूलकर उसे हर्ट कर रही हो। इस तरीके से शिचैन पे गुस्सा करके तुम क्या दिखाना चाह रही हो? कहीं ना कहीं कुरैन भी अब गुस्से में जब वांगुई से पूछते हैं तो वांगुई ज्यादा चीखते और गुस्सा करके बिना अपनी कोई गलती एक्सेप्ट करे चीख के बोलती है, करूंगी, मेरे दिल में जो आएगा वो मैं करूंगी, क्योंकि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। उस वी फैमिली ने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया, मेरी जवानी बर्बाद कर दी, मेरा बच्चा भी मार दिया उस विशाल ने, और तुम्हें लग रहा है मैं चुपचाप से सब सहूंगी? ऐसा नहीं होगा। और ये कह के कहीं ना कहीं अब वांगुई गुस्से में पता नहीं क्या दिमाग में लिए हुए मेंशन के बाहर चली जाती है। कुरैन और शिचैन जो देख रहे हैं वांगुई पागल हो चुकी है, उन्हें अचानक से विंग के लिए डर लगने लगता है। इससे शिचैन जो खुद थोड़े वीक है पर उसके बावजूद एकदम से कुरैन का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं, अंकल हमें पीछा करना चाहिए, हमें आंट का पीछा करना चाहिए, पता नहीं ये कुछ भी कहाँ जा रही है, कहीं ये किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। कहीं ना कहीं ये बात सुन के अब कुरैन भी परेशान होते हुए कहते हैं, तुम सही कह रहे हो, चलो देखते हैं कहाँ जा रही है। कह के वो दोनों वांगुई का पीछा करने लगते हैं। वांगुई जो गुस्से में पागलों की तरह चिल्लाई थी, चीखती थी, वो वहाँ से कहीं और नहीं बल्कि वांगजी और विंग के मेंशन ही पहुँच जाती है। अब इस मेंशन का नाम वांगजी ने रख दिया है। विंग को खुश करने के लिए उससे विंग से ही पूछ के इस मेंशन का नाम रखा था, जो कोई और नहीं बल्कि वांगशन मेंशन है। वांगशन के मेंशन के बाहर खड़े हुए अब लैनहुई की आंखों में नफरत और आग है और हाथ में एक पिस्टल। हाँ, वांगहुई घर से पिस्टल के साथ निकली है। ये बात कुरैन और शिचैन को नहीं पता था। वांगहुई ने ये पिस्टल अपनी ही कार में छुपा रखी थी, इसके जो अब उसके हाथ में है। पिस्टल के साथ वांगी इस तरीके से वांगशन मेंशन में एंट्री कर रही है। ये देखना गार्ड भी रुकते नहीं है, वो वांगहुई को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। गुस्से में वो क्यों पिस्टल लेके अंदर जा रही है इसलिए रोक रहे हैं। इस भाग दौड़ और शोर से कहीं ना कहीं आप गार्ड और सर्वेंट सारे एक्टिव हो जाते हैं। सीधा तुरंत मैं आंट लेली किस मौका ना गवा के, जो वो चाहती तो नहीं थी वांगजी और विंग को डिस्टर्ब करना, क्योंकि उसे पता है कि उसके घरों में क्या शोर मच रहा था, ये कहती जो उनकी आवाज़ें आ रही थी, इसलिए वो ना चाहते हुए भी डरती हुई वांगजी और विंग को उठाती है। विंग जो बिल्कुल थका हुआ बेहोश सो रहा था, उसकी तो आंखें नहीं खुलती क्योंकि उसकी लिए नाइट थोड़ी ज़्यादा टफ थी, पर वांगजी तुरंत उठ जाता है और उठ के वो आंट लिली के पास पहुंचता है, जहाँ आंट लिली बताती है कि उसकी आंट पागल होकर गुस्से में गन लेके घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही है, गार्ड रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो उन पे भी फायर करने की धमकियाँ दे रही है, जिससे वांगजी पूरा शॉक होके जल्दी से अपने कपड़े अच्छे से पहन के और आंट लिली को विंग के पास ही रहने के लिए बोलकर नीचे की तरफ चल पड़ता है। ये खबर जिस तरीके से वांगजी के कि उसकी आंट पागल होकर मेंशन पर नाटक कर रही है वांगजी को पहुंचाई गई। इतनी ही देर में कुछ गार्ड्स जो वी फैमिली के भी गार्ड्स हैं और इस मेंशन को में रहते हैं यानी वी चांसे तक भी ये खबर पहुंचा देते हैं। वहीं शुयांग को शिचैन फ़ोन कर देते हैं क्योंकि वो जानते थे कि शुयांग वांगजी का असिस्टेंट है, तो वो भी मतलब एक तरीके से उनकी हेल्प ही करेगा, वो दोनों अकेले क्या ही कर पाएंगे। सब लोग विंग और वांगजी के वांगशन मेंशन की तरफ जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वांगशन मेंशन के सामने पूरा हंगामा हो रहा है, यहाँ तक कि अब वो हंगामा होते होते रूम हॉल के एंटर में भी हो गया है। गार्ड्स ने बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो बार बार मतलब एक तरह से लैनहुई को रोक रहे हैं, वो बार बार लैनहुई के सामने खड़े हो रहे हैं। कुछ गार्ड तो अब हिम्मत देके पीछे से लैनहुई को पकड़ लेते हैं, जिससे लैनहुई और चिल्लाते हुए चीखते हुए बोलते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं लॉन्ग वांगजी की मदर हूँ और तुम उसकी ही मदर को उसे घर में एंटर करने से रोक रहे हो, हट जाओ सामने से, अगर तुमने अभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो देखना कि वांगजी तुम्हारे साथ क्या करेगा, छोड़ो मुझे, कह के वो लैनहुई वो जोर जोर से चिल्ला रही है। वहीं वांगजी जो ऊपर से नीचे उतर है, ये हालत देखकर एकदम से नीचे आता है और गार्ड को इशारे में लैनहुई को छोड़ने के लिए कहता है, जैसे लैनहुई के चेहरे पे एक विक्ट्री स्माइल आ जाती है और वो उस गार्ड को घुटते हुए, कहा था ना मैंने मुझे छूना मत, वांगजी की आती तुम्हें अकल आ जाएगी, वांगजी निकाल दो इन सारे के सारे गार्ड्स को, इन्होंने मुझे आधा घंटे से तुम्हारे घर में घुसने से रोका हुआ है, तुम्हें पता है मैं कब से तुमसे मिलना चाह रही हूँ पर ये गार्ड्स मुझे रोक रहे हैं। वो आपको इसलिए रोक रहे हैं ना क्योंकि आपके हाथ में ये पिस्टल है, आप अचानक से मेरे घर पिस्टल के साथ क्यों आए हैं? क्योंकि मैं उस वी वुशान को पनिश करना चाहती हूँ।
तुम्हें पता है उस विभूषण ने मेरी मेरी शुशे को मार दिया। मेरा शुशे मुझे छोड़ के चला गया। उस विभूषण के कारण मैं आज उसे अपने हाथों से पनिश करूंगी। आज मैं उसकी जान ले लूंगी जैसे उसने मेरे शुशे की जान ली है। लैन हुई चीख के जब बोलती है तो वांग जी की आंखें पूरी डार्क हो जाती हैं। उसके विंग को टच करने और मारने जैसी बात सोच के उसी के घर में एंट्री कर रही है। ये देखकर अब वो एकदम से ग्रोल करता हुआ बोलता है, आप विंग को कुछ नहीं कहेंगी। तुम उस विभूषण का साथ ले रहे हो। तुम्हें पता है उसने मेरे शुशे को मार दिया। वो मेरे शुशे का कातिल है। चीखते हुए अब अचानक से जब दोबारा से लैन हुई चिल्लाती है तो आज वांग जी भी अपनी आवाज पे कंट्रोल करके चीख के बोलता है, तो सही क्या विंग ने? अगर विंग उसे नहीं मारता तो तुम आपके उस शुशे को मैं मारता। विंग ने तो फिर भी उसे एक आराम सी मौत दी है, एक ऐसी मौत जिसमें उसे बहुत कम दर्द हुआ। लेकिन मैं अगर उसे मारता तो मैं उसे ऐसी मौत देता कि वो नर्क में भी अपनी मौत को याद करके तड़प रहा होता। आपको क्या पता इस समय मुझे उस शुशे के नाम से भी कितनी नफरत हो रही है। मेरे ओमेगा को उसने टच करने की कोशिश की थी। उसने मेरे विंग के साथ जो करा था या करने के बारे में जो सोचा था, उसके बाद उसका मर जाना ही सही था। वांग जी चीख के जब बोलता है तो लैन थोड़ा वांगी के ग्रोल से, अल्फा ग्रोल से थोड़ा कांप तो जाती है, लेकिन वो भी पूरी तरह से अब पागल हो गई है। उसे कोई नाटक नहीं करना, क्योंकि अब वो क्या करेगी नाटक करके। ये सब कुछ जो वो कर रही थी, ये वीक ऑपरेशन, अपने नाम करना, अपनी ये पैसे जोड़ना, वो सब शुशे के लिए तो कर रही थी। और शुशे तो मर चुका है, तो वो क्यों अब नाटक करे। इसलिए वो एकदम से अपने ऊपर कंट्रोल ना करके वांग जी के गाल पे एक जोर से थप्पड़ मारती है, जिससे वांग जी की आंखें भी झपकती नहीं, वो बिल्कुल पत्थर की तरह सीधा खड़ा है। वहीं लैन हुई गुस्से में अब वांग जी के थप्पड़ मारने के बाद उसकी चेस्ट पे घुसे मारते हुए, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम मेरे खिलाफ जाने की सोच सकते हो? तुम पागल हो गए। तुम उस विभूषण के लिए पागल हो चुके हो। तुम कैसे कर सकते हो ऐसा? तुम मेरे शुशे की मारने की बात कैसे बोल सकते हो? तुम्हें क्या पता मेरा शुशे कितना मासूम था। जरूर इस विभूषण ने ही कुछ करा होगा। ये विभूषण कहाँ? ये विभूषण तुम उसे मुझसे छुपा नहीं सकते। मैं सब बर्बाद कर दूंगी। मैं इस वी फैमिली को बर्बाद कर दूंगी। मैं इस विभूषण को मार दूंगी। मैं अपनी शुशे का बदला जरूर लूंगी करके अब लैन हुई पागल होती हुई वांग जी को धक्का मारते हुए अब ऊपर की तरफ दौड़ने की कोशिश करती है। लेकिन इससे पहले वो वहाँ जा पाती, वांग जी फिर लैन हुई के आगे आके जोर से खड़ा होता है और बोलता है, आप मेरे विंग को टच नहीं करेंगी। क्यों आपको उस शुशे के चक्कर में मैं और शिचेनगा दोनों नहीं दिख रहे हैं? क्या हुआ? आपका वो अडॉप्टेड सन जो एकदम निहायती बदतमीज और कैरेक्टर लेस था, वो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि मैं और दगा, जिन्होंने आपके लिए इतना सब कुछ करा, उन दोनों को हर्ट करने पे आ गई है। मुझे पता है आप पिछले एक हफ्ते से गगा के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, और आज आप मेरे ओमेगा को मार रहे हैं, ये जानने के बावजूद कि मैं अपने ओमेगा को कितना प्यार करता हूँ। मैंने आपको बताया था ना, होश में आते ही हॉस्पिटल में जब आप मुझ पे चिल्लाई थी, चीखी थी, गुस्सा कर रही थी कि मैं क्यों विंग के लिए गोली खाई, तब मैंने आपको क्लियरली बोल दिया था ना कि विंग मेरा मेट है और मैं अपने विंग को बहुत प्यार करता हूँ। वो मेरी दुनिया है, मेरी खुशियाँ है, और आप उनसे भी उजाड़ने के लिए तैयार हो गई हैं। बल्कि गलती शुशे की होने के बावजूद कहीं ना कहीं वांग जी आज अपनी आंट से एक जेन्युइन क्वेश्चंस कर रहा है, जो शायद उसे बहुत पहले कर लेने चाहिए थे। जो शायद वो पहले करता तो उसके गगा की लाइफ और विंग की लाइफ इतनी बर्बाद ना होती। वहीं इन समय मेंशन में बाकी लोग भी पहुंच चुके थे जब वांग जी ये सवाल लैन हुई से कर रहा था। पीछे शिचेन भी खड़े हैं जो उतने ही इमोशंस के साथ इस समय लैन हुई को देख रहे हैं, क्योंकि वो भी यही सवाल लैन हुई से पूछना चाहते थे। कुरैन और वी चांद से भी बिल्कुल अभी यहाँ पहुँचे थे। पीछे सबसे पीछे कोई था तो वो शुयांग था, जो पीछे शांत होके सब देख रहा था। अब लैन हुई एकदम से गुस्से में वांग जी को और जोर से अपने से दूर करते हुए चीखते हुए बोलती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुमसे और तुम्हारे भाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तुम दोनों कुछ नहीं थे सिवाय मेरी कठपुतली के। मुझे उस समय कहीं रहना था और किस्मत ने मुझे एक बहुत अच्छा मौका दिया था। जब मेरी बहन और उसके पति की डेथ हुई, मुझे उसके दोनों के मरने का दुख हुआ था, लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगा जैसे ये मेरी किस्मत बदलने का बहुत अच्छा मौका है। इतनी बड़ी लैंड मेंशन में रहने का मौका मिला गया मुझे, लैंड मेंशन के पैसे अय्याशी जीने का मौका मिला, तो मैं उसे कैसे मिस करती।
तुम दोनों को थोड़ा सा प्यार ही तो देना था, जो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं थी देने में। पर फिर मेरे दिमाग में एक बहुत शातिर आइडिया आया। तुम दोनों मेरे लिए कभी इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन अचानक से मुझे तुम दोनों के थ्रू अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट गोल याद आ गया। जब मुझे पता चला कि तुम एक प्योर ट्रू ब्लड अल्फा हो, तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल थी जो मैं जानती थी। मैंने तुम्हारी पोटेंशियल का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। तुम ऊपर से जितने स्ट्रांग थे, अंदर से तुम उतने ही भोले और बेवकूफ़ थे। तुम मेरे प्लान में ऐसे इन्वॉल्व होते चले गए कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो रहा था। मुझे सब मिल गया, पैसा, नाम, शोहरत और मेरा बदला भी उस वीर चांद से जिसने मुझे ठुकराया था, जिसने मुझे अपने से दूर करने की गलती करी थी। मेरा सब कुछ, सारा प्लान एकदम सही चल रहा था, बट तुम ने मुझे धोखा दे दिया। तुम उस विभूषण से प्यार में पड़ गए। तुम उस विभूषण के लिए मेरे कठपुतली बनने से इनकार करने लगे, मेरे इशारों पे नाचना बंद कर दिया और क्या मेरे ही बेटे को मार दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा बदला चाहिए। मुझे उस विभूषण की डेथ चाहिए। मुझे इस विचांद से लाइफ में तो क्या चाहिए। उसने मेरे बच्चे को मारा ना, मैं उस विचांद से कि विंग को मार दूंगी, वो मर जाएगा। जैसे मेरा बेटा मरा, मैं भी उसे मार दूंगी। अब पूरी तरह से लैनहुई पागल हो चुकी है। अब वो पागलों की तरह इधर उधर सामान तोड़ रही है और बस उसे विंग को मारना है, विंग से को खत्म कर देना है। बस यही एक पागलों की तरह, एक मैनिक पर्सन नहीं होता, एक चीज़ बस रिपीट करते रहे, बाल नोचते रहे, बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करने लगी है, जिसे देखकर यहाँ सब लोग हॉल में शॉक है। वांगजी की तो जैसे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, तो अपने शौक में बिल्कुल अपने अंकल के ऊपर बेहोश से ही हो गए, जिन्हें कुरैन संभालते हैं। अब लैनहुई इससे पहले कुछ हरकत करती या कुछ ड्रामा करती, हॉल में एक और पर्सन की एंट्री होती है। सीढ़ियों के ऊपर खड़े विंग अब धीरे धीरे से कदम नीचे करके उतरने लगता है। जब वो देखता है कि उसका लंजा पूरी तरह से टूट गया है। कहने के लिए लैनहुई ने सिर्फ एक सच बोला, लेकिन वांगजी की तो पूरी जिंदगी ही बदल गई। पिछले कई साल से वो अपनी खुशियाँ, अपना सब कुछ इस लेडी के लिए छोड़ के इस लेडी के बारे में सोच रहा था, पर इस लेडी की नज़रों में तो उसकी और उसके भाई की कोई औकात ही नहीं थी। वो दोनों तो इस औरत के लिए एक मोहरे थे, उसकी गेम के मोहरे, जिसे सोच के अब शिचैन और वांगजी पूरी तरह से टूट गए हैं। वांगजी तो ऑलमोस्ट अपने घुटनों पे ही बैठ गया, क्योंकि उसे याद आ रहा है कि इस औरत के चक्कर में उसने कितने गलत काम किए हैं, कितना कुछ करा है। लेकिन इस औरत ने आज ये बोलकर कि वो दोनों तो मतलब एक तरह से शिचैन और वांगजी तो उसके लिए कभी थे ही नहीं इम्पोर्टेंट, वांगजी के अंदर का सब कुछ तोड़ दिया है। विंग अपने वांगजी को देखकर बहुत हर्ट है। एक माँ जैसे अपने बच्चे को छोड़ दे और बच्चा अकेला हो जाए, ऐसा वांगजी का हाल है, जिसे विंग समझता हुआ सीढ़ी से उतर के अपने लंजा के पास आके आ जाता है। घुटनों पे बैठे हुए वांगजी को फेस को और उसे ठीक करने लगता है। कल वो वांगजी था जो विंग को कंफर्ट कर रहा था, वो वांगजी था जो विंग को उसका दर्द भुलाने में उसका साथ दे रहा था, उसे प्यार और अफेक्शन शो कर रहा था। और आज आप विंग है जो वांगजी को फेस को पकड़ के लंजा करके उसे दिखाने, अपनी तरफ देखने के लिए बोल रहा है। वहीं विंग को यहाँ देखकर लैनहुई जो अभी सामान इधर उधर फेंक रही थी, वो अचानक से वही गन, वो पिस्टल जो उसके हाथ में जब से वो मेंशन में है तब से ही है, वो पिस्टल को तुरंत विंग की तरफ करके शॉट के लिए खड़ी हो जाती है। वांगजी जो अब तक शॉक में था पहली लैनहुई की सारी बातें सुन के, दूसरा विंग को यहाँ देखकर, वो तीसरा एकदम से लैनहुई के हाथ में वो पिस्टल विंग की तरफ ओढ़ करके देखकर पूरी तरह से घबरा जाता है और विंग को फिर से अपनी बाहों में कवर कर लेता है ताकि अगर गोली चले तो इस बार भी वो लेने को तैयार है। लेकिन इससे पहले वांगजी गन शॉट कर पाती, एक गोली वांगजी के हाथ में आके लगती है, जिससे वो पिस्टल उसके हाथ से दूर चली जाती है। ये गोली किसी और ने नहीं बल्कि शू यांग ने चलाई थी, जो हमेशा अपने साथ एक सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए गन कैरी करता है, क्योंकि वो इतने बड़े बिजनेसमैन अमीर आदमी का असिस्टेंट है, तो वो भी एज ए सिक्योरिटी अपने पास रखता था। जैसे ही ये गन चलती है तो सब लोग अपने शौक से बाहर आते हैं, कुछ कम, कुछ दुख और कुछ हैरानी से सब लोग लैनहुई की तरफ देख रहे हैं, जिसके हाथ से अब खून बह रहा है। अब वो घुटने के बल बैठ के जोर से चीखती है। अब तुरंत ये गोली किसने चलाई, सबकी नज़र उस तरफ जाती है, तो देखते हैं शू यांग है। शू यांग जब तक पीछे खड़ा था वो अब आगे आता है और बिल्कुल लैनहुई के
पास जाके खड़ा हो जाता है। वहीं वांग जी अब विंग की तरफ विंग वांग जी की तरफ देख रहे हैं, जहाँ वांग जी को ने फिर से विंग की गोली अपने ऊपर लेने के लिए उसकी मतलब एकदम विंग के को कवर कर लिया था। ये देखकर विंग फिर से इमोशनल होकर वांग जी को देखता है। वहीं वी चांद से जो चुप खड़े थे, जब वो देखते हैं कि ये लैनुई उन्हीं के बेटे पे गन चलाने के लिए तैयार थी, तो वो गुस्से में आके शुयांग के हाथ से गन लेके लैनुई की तरफ करके कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे विंग पे गन चलाया तुमने, अब मैं तुम्हें यही मार देता हूँ। तुम मौके के लायक ही नहीं थी। मैंने तुम्हें जीने का मौका दिया था क्योंकि मुझे लगता था मैंने तुम्हारी जिंदगी में गलत किया है, पर असलियत में तो तुम इस लायक थी ही नहीं कि तुम्हें कोई मौका दिया जाए। तुम तो अंदर से पूरी तरह से काली थी। तुम्हारे अंदर तो सिर्फ अपनी स्वार्थ और लालच के अलावा कुछ था भी नहीं। तुमने तो अपनी बहन के बच्चों को भी नहीं छोड़ा, तो तुमसे और मैं क्या उम्मीद करता। वी चांद से गुस्से में गन लेके लैनुई पे अटैक करने ही वाले थे। सच कहें तो आज लैनुई को मार ही देना चाहते हैं, ये चैप्टर अभी यहीं खत्म कर देना चाहते हैं, लेकिन शुयांग उनका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, रुक जाइए अंकल, इसको मार के आपको कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि इसे तो आप सजा कोर्ट देगी। अब इस चीज़ से वी चांद से शॉकिंगली मतलब शुयांग की तरफ देखने लगते हैं। वहीं बाकी लोग भी शुयांग की तरफ देख रहे हैं। कोर्ट सजा क्यों देगी? हाँ, ये गुस्से में गोलियां चलाने आ गई थी, लड़ रही थी, तो इसमें कोर्ट कैसे से सजा देगी? ये वहीं अब शुयांग लैनुई की तरफ देखता है और बोलता है, मैं तुम्हें पता है लैंड मेंशन में क्यों आया था? मैं लैंड मेंशन में सिर्फ एक मकसद के लिए आया था, तुम्हारा ये सच सबके सामने लाने। जिस दिन मेरी टीचर की डेथ हुई थी, मैं उसी दिन सबके सामने तुम्हारा सच लाने के पीछे लग गया था और मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहा था। धीरे धीरे मुझे सबूत भी मिल चुके थे, बस मौके की तलाश में था कि वो आखिरी सबूत मुझे मिल जाए जिससे मैं ये प्रूफ कर सकूं कि तुम कितनी गिरी हुई औरत हो। अचानक से अब सब लोग शुयांग की तरफ देख रहे हैं। वांग जी और विंग भी शुयांग को देख रहे हैं और कुरैन अपने पर कंट्रोल ना करके शुयांग से बोलते, शुयांग तुम ये क्या बोल रहे हो? माफ़ कीजिएगा मिस्टर लैन, मैं आप लोगों से ये बात नहीं छुपाना चाहता था, लेकिन मैं आप सबकी ज़िंदगी में एक मकसद से ही आया था। मेरा आप सबके करीब आना, वांग जी तुमसे दोस्ती करना, इन सब का कारण ये औरत ही थी। इस औरत के बारे में मुझे उस दिन से ही नफ़रत हो गई थी। इस दिन से मुझे पता चला था कि इस औरत की वजह से मेरी टीचर, मेरी लाइफ की वो फेरी, मेरी टीचर चांसा सरन हम सबको अलविदा करके जा चुकी थी। मैं उस दिन से पता नहीं क्यों यही सोचता था कि वो लेडी जो सारी दुनिया को इतना प्यार करती थी, जिसके अंदर सारी दुनिया के लिए इतना प्यार था, वो कैसे अपने 5 साल के बच्चे को भूलकर मरने जैसा बड़ा कदम उठा ले। माना वो अपने अनहैप्पी लाइफ में थी, पर सुसाइड जैसा बड़ा कदम वो कभी नहीं उठा सकती थी। मेरा दिल मुझे यही कहता था। होश में आते ही जैसे ही मैं कॉलेज में गया और मुझे वांग जी मिला, मुझे लगा मुझे इस इंसान से दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपनी टीचर की डेथ के पीछे की मिस्ट्री सुलझाने में लग चुका था। जहाँ पे पहला नाम जो बार बार मेरे सामने आ रहा था वो वोंग हुई का था, जो पूरी दुनिया के सामने अब लैन हुई बन के रहती है। और मैंने उसी दिन से सब कुछ करना और सारा राज जानना शुरू कर दिया था। अब शुयांग बोलना शुरू करता है, ये औरत जितनी गिरी हुई है आप में से कोई सोच नहीं सकता। ये औरत जो तुम सब लैन फैमिली के सामने रो रो के नाटक करती थी, किसका बच्चा उससे छीन लिया है, और जिसका कारण वो वी चांसे को बताती थी, वो औरत इतनी गिरी हुई थी कि उसने नवजात बच्चों को मेरी टीचर के पेट में मारा है। इस औरत ने विंग के बाद जब भी मेरी टीचर प्रेग्नेंट हुई हैं, उनके बच्चों को मिसकैरेज करवाया है। ये औरत इतनी गिरी हुई है कि इसने अपने स्वार्थ के लिए उन मासूम बच्चों की जान लेने से भी घबराई नहीं। ये बात सुनकर अब वांग जी और शिचेन शॉक हैं। वहीं लैनवी जो नीचे बैठी हुई थी, जिसके सर पे अब वी चांसे ने गन रखी हुई है, वो जोर जोर से हंसती है और बोलती है, तो तुम्हें लगता है कि ये बात तुम पता करके बहुत ज़्यादा मेरे बारे में जान चुके हो? ये बात तो ये वी चांसे भी जानता था। हाँ, मैंने ही मारा था उस चांसा सरन के बच्चों को, क्योंकि मुझे उस औरत से सख्त नफरत थी। मुझे बनना था मिसेस वे, पर वो बन गई। उसने नाम और शोहरत पाई जो मेरी थी। मुझे बनना था उस सोसाइटी में सबसे ऊंची अल्फा के मेट, पर वो कैसे बन सकती थी?
मैं उससे सख्त नफरत करती थी। इस बात पे जब पीछे खड़े वी चांद से अब गुस्से में उसके गाल पे एक जोर से थप्पड़ मारते हैं। अब बोलते हैं तो इसलिए तुमने मेरी वाइफ को साथ हमेशा गलत किया, मेरे और मेरी वाइफ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की। ये तो बहुत छोटी बात है जो आपको पता है, इसकी असलियत जो इसे लग रहा है मुझे नहीं पता है। अब मैं वो आपको बताता हूँ। इस औरत ने आपके और मेरी टीचर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए बहुत झूठ बोले थे। मेरी टीचर को सुसाइड नहीं बल्कि इसने मर्डर किया था, ये चीख के बोल शुयांग बोलता है, जिसे अचानक से वी चांद से वांग जी और विंग शॉक हो जाते हैं। विंग जो अभी वांग जी का हाथ पकड़े खड़ा था वो शॉकिंगली अब अचानक से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। इसे विंग भी घबरा जाता है। अब विंग बिना मौका गवाए शुयांग के पास आके बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी मदर का मर्डर हुआ था? हाँ विंग, हमारी टीचर का तुम्हारी मदर का मर्डर ही किया था इस औरत ने, क्योंकि वो इसका सच जान चुकी थी। वो जान चुकी थी कि ये कितनी गिरी औरत है। मैं अब यहाँ से वो फ्लैशबैक है कि उस दिन हुआ क्या था। चांसा सरेन को पता चल गया था कि ये उनके साथ देने वाली उनकी दोस्त वांग हुई एक बहुत ही शातिर और बहुत गिरी हुई औरत है। चांसा सरेन के लगातार मिसकैरेज से वो परेशान और बहुत ज़्यादा इमोशनली अनस्टेबल तो हो गई थी, लेकिन फिर भी उनमें काफ़ी अकल थी। उन्हें धीरे धीरे से वांगहुई पर शक भी होने लगा था। जब उन्होंने एक दिन वांगहुई की असलियत देखी तो वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाई। वी चांसे के जाने के बाद वांगहुई उन वी चांसे के कपड़ों को अपने सीने से लगाए हुए खड़े हुए कुछ बड़बड़ा दी थी। अचानक से चांसा सरेन रूम में एंट्री करते हैं और थोड़ा गुस्सा करते हुए उसका नाम लेती हैं। चांसा सरेन गुस्से में आज अपने ऊपर कंट्रोल ना करके बहुत ज़्यादा एक तरीके से वांगहुई पे चिल्लाती हैं और उससे पूछ ही लेती हैं कि वो क्यों उनके हस्बैंड और उनके बीच में आने की कोशिश कर रही है। चांसा सरेन अपने हस्बैंड का साथ देते हुए उसकी और क्लास लगाते हुए यहाँ तक कि उसे ये भी बद दिखा देती हैं कि वो उसका सच जान चुकी हैं। उसका दोस्त बनकर उन्हीं के घर को तोड़ना और उनके हस्बैंड पे गंदी नज़र रखने वाला सच, और यहाँ तक कि उनके बच्चों को नुकसान पहुँचाने वाला सच, जिसे वांगहुई की आंखों में कोई शर्म नहीं आती, बल्कि वो एक नए ही प्लान के साथ अब चांसा सरेन को चिढ़ाते हुए अपनी टमी पे हाथ रख के चांसा सरेन को बोलती है कि अब वो कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि वी चांद से अब और उनका रिश्ता बहुत आगे बढ़ चुका है। वांगहुई चांसा सरेन के सामने ऐसे धीरे बताती है कि वो और वी चांद से एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो चुके हैं। यहाँ तक कि वांगहुई वी चांद से के बेबी से प्रेग्नेंट है, जिसे चांसा सरेन एक मिनट के लिए शॉक में चली जाती है और वांगहुई ये सोच के कि वो जीत गई है मुस्कुराते हुए रूम से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर में जब चांसा सरेन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करती हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहले यही बात आती है कि जो औरत उनके सामने पहले झूठ बोलकर उनके बच्चों को मार चुकी है, वो उस औरत के इस बात पे कैसे यकीन कर ले कि ये बच्चा वही चांसे का ही है। वो इसी कारण गुस्से में मैं अपने मेंशन से बाहर जाती हैं। ये वही टाइम था जब अंजलि को याद था कि मतलब चांसा सरेन लास्ट टाइम वांगहुई से ही मिली थी और उनके मिलने के बाद घर से बाहर निकली थी। चांसा सरेन वांगहुई का पीछा करती हैं ताकि उससे दोबारा से कंसर्ट करके या उसे पे चिल्ला के या उससे पता कर सकें कि वो मतलब कि क्यों ये नाटक कर रही है और सचमुच में क्या ये बच्चा वी चांसे का है या नहीं है। लेकिन वो जो देखती हैं उनसे उनकी शौक और ज़्यादा बढ़ जाता है। जब वांगहुई किसी और अल्फा को गले लगा रही थी, वांगहुई इस अल्फा को अपनी फिजिकल नीड्स के लिए यूज़ करती है। जब वो अपनी हीट में होती है तो वो इसी अल्फा के साथ अपनी हीट स्पेंड करती है। वांगहुई बहुत ब्यूटीफुल है तो इस अल्फा का वांगहुई की ब्यूटी में उसके मतलब इस तरह से हीट में साथ देना उसके लिए भी विन विन सिचुएशन थी। ये बच्चा वी चांसे नहीं बल्कि इसी अल्फा का है। चांसा सरेन को समझने में 1 मिनट लगती है। चांसा सरेन उस जगह पहुँचकर वांगहुई को बहुत सुनाती हैं, यहाँ तक कि वो वांगहुई को ये तक बोल देती है कि वो बहुत जल्दी वी चांसे को उसका सारा सच बता देंगी। उनके बच्चे के मारने के पीछे ये तुम मतलब वांगहुई थी, ये बात वो बता देंगी, और ये भी कि ये किस तरह से वांगहुई किसी और अल्फा के साथ इन्वॉल्व होकर उसका बच्चा उनके नाम पे करना चाहती है। चांसा सरेन वांगहुई को अच्छे से क्लास लगा के गुस्से में वहाँ से निकल गई थी, लेकिन वांगहुई जिसे लगा कि अगर चांसा सरेन वी चांसे के पास पहुँच जाएंगी तो उसका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो इस अल्फा से कोई प्यार नहीं करती, वो तो वी चांसे को पाना चाहती थी। ये अल्फा तो सिर्फ उसकी फिजिकल नीड पूरी करने का सोर्स था, इसलिए वो जल्दी से चांसा सरेन का पीछा करने लगती है उस अल्फा को, यहाँ तक कि रास्ते में पैसे देके घूस देने की बात करती है। वो अल्फा और वांगहुई आगे जाके चांसा सरेन की कार को रोक लेते हैं और जबरदस्ती चांसा सरेन को मार देते हैं। उस दिन चांसा सरेन ने खाई से कोई सुसाइड नहीं की थी,
बल्कि वांगहुई ने उन्हें मारा था। वांगहुई ने जानबूझ के चांसा सरन का मर्डर कर दिया था ताकि चांसा सरन उसका सच कभी वी चांसे को ना बता पाए। लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब निकली कि वी चांसे का वो उसका सच पता चल ही गया मैडम यू के थ्रू। ये बात सुनकर वी चांसे पूरी तरह से शॉक और वी ऑलमोस्ट अपने बेहोशी वाले मतलब पीछे की तरफ को गिरने लगते हैं। इसे वांग जी संभाल लेते हैं। वांग जी यकीन नहीं कर पा रहे उसने क्या सुना। जिस औरत को वो अच्छा सोच रहा था वही औरत उसकी विंग की मदर की मर्डरर निकली। ये बात सुन के अब वी चांसे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करते और गुस्से में आप लैनहुई के बालों को पकड़ के उसे खड़ा करते हुए उसकी आंखों में घूरते हुए बोलते हैं तुमने मेरी ओमेगा को मार दिया था। तुम एक मर्डरर थी। इस बात पे वांगहुई जो जान चुकी है कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा है। अगर शुयांग ये सच पता कर चुका है तो इसका मतलब उसके पास सबूत होंगे, क्योंकि उस समय तो पुलिस भी ये बात नहीं पता कर पाई थी कि ये सुसाइड है या मर्डर है। लेकिन अब शुयांग को पता है तो वो पूरी तरह से फंस गई है। तो वो भी हंसते हुए अब अपने चेहरे पे गंदी सी स्माइल लगते हुए कहती है, हाँ मैंने मारा था उस चांसा को और तुम कुछ भी नहीं कर पाए। सबसे बड़े सबसे ज्यादा फेमस बिजनेस पर्सनालिटी थे तुम, पर तुम्हारी ही नाक के नीचे मैंने तुम्हारी वाइफ को मार दिया। पर तुमने क्या किया? हा हा हा, तुम तो मुझसे एक बार को शादी करने के लिए भी मान गए थे। अगर वो मैडम यू बीच में ना आती तो आज और तुम मेरे हस्बैंड होते और कभी पता नहीं कर पाते कि मैं ही तुम्हारी वाइफ की मर्डरर थी। हाँ 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 करके अब लैनहुई बिना शर्मा करे अपनी ही मतलब करे हुए पे पागलों की तरह हंस रही है, क्योंकि वो सचमुच में अपना दिमागी संतुलन खो चुकी है। चांसा सरन को याद करते हुए वी चांसे का मन कर रहा है कि वो अभी इस लैनहुई को मार दे, लेकिन वो देख चुके हैं कि ये तो पागलों की तरह ही बिहेव कर रही है। अब बीचों बीच खड़े होकर लैनहुई अपने आप को मतलब जिसके हाथ में खून है उस खून को भी ना नोटिस करते अपने चेहरे पे हाथ फिराते हुए कहते, मैं दुनिया की सबसे सुंदर ओमेगा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता था? कोई अल्फा मेरी बातों पे ना आए। मैं तो किसी भी अल्फा को अपने कंट्रोल में कर सकती थी। अल्फा को क्या, तुम जैसे बच्चों को भी अपने कंट्रोल में करके नचा सकती थी। मुझे कोई नहीं हरा सकता। अभी कुछ दिन में मैं फिर से रोऊंगी और तुम सबको अपने कंट्रोल में कर दूंगी। मैं एक नई प्लान के साथ कुछ करूंगी। क्या करूं मैं? हाँ मैं शिचेन तुम्हारे बच्चे को मार देती हूँ और इसका जब इस विंग पे लगा देती हूँ, फिर वांग जी इस विंग को भी मार देगा और मुझे फिर से सब कुछ मिल जाएगा। मेरे शूशे का बदला मुझे मिल जाएगा। ऐसे करके वो क्या सोच रही है, उस जैसी गंदी सोच और क्या कर सकती है गंदा, वो सब कुछ बता के खुद हंसने लगती है। जिसे देख सुन के शिचेन खुद शॉक में चले जाते हैं। क्या एक नई प्लानिंग क्या कर, वो उसके बच्चे को मारने तक की बात पे आ सकती है। वहीं जो समझ नहीं पा रहा है वो इस औरत पे गुस्सा करे या तरस खाए, क्योंकि ये औरत पूरी तरह से पागल हो गई है। शूशे के मरते जैसे पूरी तरह से बौखला गई है। इस बात पे अब कोई कुछ बोले ना बोले वी चांसे उसके कंधे से पकड़ते हैं और जोर से हिलाते बोलते हैं, अब तुम्हें महसूस हुआ बच्चों की मौत का क्या दर्द होता है? यही दर्द तुमने मेरी वाइफ को दिया था। तुम तो अपने एक बच्चे की मौत पे पागल हो रही हो। मेरी वाइफ तो कितने बच्चों को खोया था। मेरी चांसा ने तो अपने कितने बच्चों को मरते हुए देखा था। ये मेरी चांसा की तुम्हें बद्दुआ है। जिस बच्चे को तुमने सीने से लगा के इतना बड़ा किया उसकी मौत तुम अपनी आंखों से देखो। तुम मेरी चांसा के बच्चों को उससे छीनती थी ना, देखो किस्मत ने तुम्हारे बच्चे को तुमसे दूर कर दिया। वी चांसे गुस्से में अब जब दोबारा से बच्चों की बात करने लगते हैं तो अचानक से अब दोबारा से मतलब लैनहुई अपने आप को जोर से चांसे से मतलब वी चांसे से खींच धक्का देती है और बोलती है, वो मेरा बच्चा था। मैंने एक तो खून को अपने सीने से लगा के रखा था। मैंने सबके सामने नाटक किया, मेरा बच्चा मर गया, लेकिन मेरा बच्चा जिंदा था। वो मेरा शूशे था। मेरा शूशे जिसे मैंने अभी कोख पे पाला था, जिसे मैंने जन्म दिया था, उसे मार दिया। इस विंग ने मार दिया। मैं इस विंग को मारूंगी। मैं इस विंग का खून कर दूंगी। ऐसे करके अब लैनहुई आस-पास में कुछ चीज़ ढूंढ के विंग पे अटैक कर दे, ऐसी चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेकिन इससे पहले उसे कुछ मिलता। अब आगे बढ़ के शिचेन पहली बार अपनी आंट के गाल पे एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं, जिसे लैनहुई शॉकिंगली शिचेन को देख रही है। शिचेन जो सबसे ज्यादा इस औरत को प्यार करते थे, जो शायद वांग जी से ज्यादा इस औरत के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, जो इस
तरीके से इस औरत का सम्मान और रिस्पेक्ट करते थे कि शायद वो अपने मदर की भी ना कर रही हो। उस औरत का असली रूप देखकर वो बहुत दुखी हैं। बच्चे का झूठ भी बोला। इस औरत का बच्चा तो जिंदा था, फिर भी शिचैन और वांग जी के सामने वो ऐसे रोती थी, जताती थी जैसे उसके बच्चे को मारने के पीछे ये भी चांसेस थे। कितनी झूठी थी ये औरत और कितने झूठ छुपा रखे थे इसने। ये देखने के बाद शिचैन को भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता और वो एक जोरदार थप्पड़ लहनवी के गाल पे लगा देते हैं और कुछ से बोलते हैं, तुम अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। तुम्हें क्या लगता है हाँ अब तुम्हारा सच जानने के बाद हमें से कोई भी तुम्हें विंग को नुकसान पहुंचाने देगा? तुम कितनी गिरी हुई औरत थी। आज मुझे सच पता चला तुमने किस तरीके से हमारी जिंदगियों के साथ खेला था। आज उसी वजह कारण तुम्हारी ये हालत हुई है। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। परिवार, प्यार, पैसा सब कुछ था तुम्हारे पास। उसे थोड़ा संभाल के रखती तो शायद जिंदगी कुछ और होती। वी चांसे ने तुम्हारी इतनी बड़ी गलतियों के बावजूद तुम्हें एक चांस दे दिया था, क्योंकि वो अपने आप को गुनहगार मानते थे, यही सोच के कि तुम शायद अपनी एक अच्छी जिंदगी बिताओगी। लेकिन तुम्हारे अंदर तो सिर्फ नफरत और लालच था। तुम्हें तो जो तुम्हें मिल रहा था उससे ज्यादा चाहिए था। तुम्हें तो वी चांसे और वी चांसे की प्रॉपर्टी चाहिए थी। इसलिए तुमने मेरे भाई और मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हमारा बचपन, हमारी जवानी अपने नफरत में, अपने बदले में झूक दी। मेरा वांग जी वो तो तुम्हारी बातों पे ऐसे मान जाता था जैसे तुम तो भगवान हो। और तुमने क्या किया? उसके दिल और उसकी फैमिली के साथ इतनी बुरी तरह से खेली। तुम्हें तो मौत की सजा भी कमी है। मैं एक प्रेग्नेंट ओमेगा हूँ और समझ सकता हूँ कि इस समय अपने बच्चे के साथ जुड़ना कितना इम्पोर्टेंट होता है। इस हालत में तुमने चांसेस सरन के बच्चों को उनसे दूर करा था, इसलिए भगवान ने तुमसे तुम्हारा बच्चा दूर कर दिया। अब तुम पूरी जिंदगी अकेले रहोगी। ना ही तुम्हें कोई प्यार करेगा, ना ही वो सम्मान जो तुम्हें देते थे कभी मिलेगा। अब तुम एक खूनी हो, उन मासूम बच्चों की खूनी, उस औरत की खूनी जिसने तुम्हें दोस्ती को माना था, हमारी जवानी को और हमारे बचपने को बर्बाद करने वाली। तुम्हारे साथ तो अब इतना बुरा हो कि शायद बाकी लोग वो देखकर भी तुम्हें एग्जाम्पल की तरह याद रखे कि ऐसा मत करना, वरना ऐसी दुर्गति होती है आखिरी में जिसे कोई नहीं संभाल सकता। शिचैन दुआ गुस्सा सब कर रहे हैं, यही कह दे बद्दुआ दे रहे हैं, जिन्हें देखकर अब कुरैन को भी शिचैन पे तरस आ रहा है और वो शिचैन को लैनी से दूर करके अलग करके खड़े हो रहे हैं। वहीं वांग जी और वी बिल्कुल बुत बने खड़े हैं। यहाँ जो कुछ हो रहा है उन दोनों के साथ सबसे गलत हुआ है। उन दोनों की जिंदगी से सबसे ज्यादा खेली है ये औरत, पर ये औरत अब इस तरह में पूरी पागल हो गई है। इसे अभी भी लग रहा है नहीं वांग जी मेरी बात जरूर मानेगा, ऐसे ही कर रहा है। पुलिस आती है, इस औरत को यहाँ से खींच के ले जाती है, लेकिन वो फिर भी, अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हें पता है लांग बांग जी द ग्रेट लैंड कॉर्पोरेशन का सीईओ की माँ हूँ मैं, वो मेरा बच्चा है, वो मुझे नहीं क्रिटिसाइज स्टोरी देगा। अरे कहाँ ले जा रहे हो? बस यही करे जा रही है। असलियत में वो अपना दिमागी संतुलन खो चुकी है। वो पूरी तरह से शुशे की मौत के बाद पागल हो गई है। अभी उसे मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया, जहाँ उसका सच जिन लोगों को भी पता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे उसकी ध्यान रखने वाली नर्स हो, वो उस पर घिन खा रही हैं। कोई उसका ध्यान नहीं रखता। उसके शरीर में अब कीड़े पड़ने लगे क्योंकि वो खुद की सफाई भी नहीं करती है। जहाँ कई हाथ पैर दीवार पे मार के चोट लग गई है, उसे अच्छे से बैंडेज भी नहीं किया गया। इन शॉर्ट वहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से उसकी बहुत बुरी हालत है। ऐसा शायद ही कोई सीन मतलब शरीर में हिस्सा हो जहाँ चोट ना लगी हो, क्योंकि वो खुद ही पागलों की तरह इधर उधर दीवार में अपने दर्द में हाथ पैर पटकती रहती है। कुछ टाइम में वो इतनी पागल हो जाती है कि अपना सर बार बार दीवार में मारने के कारण अब वो कोमा में चली गई है। आखिरी के कुछ दिन वो कोमा में रहती है और हमेशा के लिए सबको अलविदा कर देती है। लेनुई ने ये सब करने के बाद अपनी ज़िंदगी की आखिरी में वो सब सहया और याद किया जो उसने लोगों के साथ किया था। हर एक दिन उसकी लाइफ के आखिरी दिन उसकी इतना दर्दनाक था जिसे कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ लेनी के उस अरेस्ट के तुरंत बाद विंग और वांग जी शॉकिंगली उस हॉल में खड़े थे, जहाँ सबको इग्नोर करते हुए विचान से दौड़ के विंग को गले से लगा लेते हैं। वो डर गए थे जब उनके बच्चे पे इस लेनवी ने गन तानी थी। वो डर गए थे जिस दिन से शुशे को मारा है। वांग जी विंग ने एक बार भी उनसे बात नहीं करी थी, लेकिन उसके बावजूद वो उसके फादर हैं, तो आज जब गोली चली थी तो वो बहुत डर गए थे। जैसे आज वो विंग को गले लगा के महसूस कर रहे कि उनका बेटा सेफ है। वहीं विंग जो बुत बने खड़ा था उसे वो अपने से थोड़ा सा दूर करके विचान से बोलते हैं, विंग मेरे बच्चे
मैं जानता हूँ मैं एक बहुत ही फेल हस्बैंड था, पर मैं खारावा पिता नहीं बन सकता। मैं तुम्हें तुम्हें कभी अब दुख में नहीं आने दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, आप लहनोई या निशोई जैसे लोग कभी तुम्हारी जिंदगी में मैं दोबारा नहीं आने दूंगा। मेरे वी, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? वी, उस दिन से तुमने मुझसे आज कभी बात नहीं की, पर आज मुझसे कुछ बोलो। सच जानने के बाद, इस लहनोई का सच जानने के बाद मुझसे कुछ तो कहो, कुछ तो बोलो। तुम जान चुके हो ना, तुम्हारे फादर ने कभी इस लहनोई को टच नहीं किया था। वो बच्चा कभी मेरा नहीं था। मुझे इसने धोखा दिया था ये बोल के कि मैंने नशे में इसके साथ कुछ किया है, पर मुझे हमेशा ये लगता था कि तुम्हारी मदर को जब से मैंने दिल से अपनाया था, उसके बाद मैंने कभी भी किसी भी और ओमेगा को टच नहीं किया था। तो मैं ये कैसे कर पाया था? मैं शायद अपने आप को गुनहगार इसी मारे मानता था कि मैंने इसे टच करके अपनी मरी हुई बीवी से करा हुआ वादा तोड़ा था। लेकिन अब मुझे पता चला मैंने कभी अपनी वाइफ से करा हुआ प्रॉमिस नहीं तोड़ा था। मैंने उसके अलावा कभी किसी और ओमेगा को उसके बाद टच नहीं किया था। वी, तुम्हारे फादर बहुत गलत है। तुम्हारे फादर ने बहुत गलती करी है। मैं कभी तुम्हें प्यार नहीं जता पाया, मैं कभी तुम्हें नहीं बता पाया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ लाना चाहता था। इन्हीं खुशियों की वजह से मैंने तुम्हारी और वांगजी की शादी करी थी। मैंने देखा था तुम्हारी डायरी में वांगजी की फ़ोटोग्राफ। मैंने देखा था जब तुम वांगजी के इंटरव्यूज़ को प्यार से देखा करते थे। मैं जानता था कि तुम वांगजी की तरफ अट्रैक्ट हो गए हो। उस दिन से ही, जिस दिन से वांगजी ने तुम्हारी जान बचाई थी। वांगजी जब चांद से और विंग के पास खड़े थे, वो भी पहली बार सुन रहा है कि विंग उसे पहले से, शादी से पहले से प्यार करता था। पर वो फिर भी विचांद से जो बोल रहे हैं उन पे ध्यान दे रहे हैं। अभी चांद से बोलना शुरू करते। जब वांगजी ने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा था तो मुझे लगा कि मैं इससे अच्छा अल्फा तुम्हारे लिए कभी नहीं चूज कर सकता। ये अल्फा तुम्हारे लिए परफेक्ट होगा क्योंकि इसे तुम पहले से ही पसंद करते हो। मैंने इसी कारण तुम्हारी और वांगजी की शादी करवाई थी। मैंने इसी कारण तुम्हारी और वांगजी की मैरिज लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम खुश होंगे, क्योंकि तुम जिस अल्फा को पसंद करते हो उसी से मैंने तुम्हारी शादी करवाई थी। लेकिन ये लैनवी का प्लान था। ये लैनवी सब कुछ प्लान कर रही थी, मुझे नहीं पता था। और अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें स्पेन में नहीं रहने देता। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो विंग। ये बोलते हुए अभी चांद से विंग के आगे घुटनों पे बैठने लगते हैं। इसे विंग शॉकिंगली जो खड़ा था अब एकदम से अपने फादर को खड़ा करता है। फादर नहीं विंग, मैं घुटनों पे बैठ के तुम्हारे पैर भी पकड़ूं तब भी तुम्हारी ज़िंदगी में जो मैंने किया है उसे वापस नहीं ला सकता। तो अपने बच्चे को अपनी आंखों के आगे देखकर भी उस पर ध्यान ना देना जैसी बड़ी गलतियां मैंने करी हैं, और उसके लिए मैं अब तुमसे कितनी माफ़ी मांगूं। नहीं फादर, आप शांत हो जाइए। मैं जानता हूँ आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, पर आप भी लंजा की तरह ही हैं, बस जताना नहीं चाहते। पर फादर, मैं आपको माफ़ कर चुका हूँ। शायद मैं आपसे इसलिए बात नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे भी वही सच पता था जो शुशे ने बताया था। अगर मुझे असलियत पता होती, सच पता होता, तो मैं आपसे पहले बात करता। एज अ सन मैं आपसे नाराज़ नहीं रह सकता, क्योंकि इस दुनिया में आप और मेरी मदर ही मुझे लाए हैं। जो इस दुनिया में मुझे लाए हैं, मैं उससे मुंह नहीं फेर सकता। लेकिन हाँ, जो आपने पुरानी गलतियाँ करी हैं उसके लिए मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं ये भी नहीं कह सकता। मैं इस रिश्ते का सम्मान करता हूँ, इसलिए आप मेरे आगे बैठे या मेरे पैर छुएं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। मैं पहले की तरह आपको उस तरह से रिस्पेक्ट और प्यार शायद कुछ समय बाद ही दे पाऊँगा। पास्ट जानने के बाद मेरे लिए ये सब कुछ प्रोसेस करना बहुत मुश्किल है। मैं पहले से बहुत कुछ झेल रहा था। इस 5 साल में मेरे दिन और दिमाग में बहुत सवाल थे जिनके जवाब मुझे धीरे धीरे मिल तो रहे, लेकिन उन जवाब को जानने के बाद मेरा पहले की तरह नॉर्मल होना थोड़ा मुश्किल है। क्या आप मुझे कुछ समय देंगे प्लीज़? ये बोलने के बाद विंग अपने फादर से हाथ छुड़ा के बिना किसी की तरफ देखे सीढ़ियों से ऊपर जा रहा है। उसकी मर्डर हुआ था, ये बात जानने के बाद उसे बुरा लगा था। वहीं विंग तो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था, लेकिन वांगजी विंग के पीछे ना जाकर बल्कि शुयांग के पास जाता है। वो शुयांग के पास जाके आज शुयांग को बहुत रिस्पेक्टेड वे में देखकर बोलता है, थैंक यू शुयांग, थैंक यू सो मच। मैं जानता हूँ तुम मेरे दोस्त सिर्फ नाटक के लिए नहीं थे, बल्कि सच्चे से दिल से तुमने मुझसे दोस्ती निभाई है। मैं ये भी जानता हूँ तुम विंग को बहुत रिस्पेक्ट और प्यार भी करते हो। आज विंग की मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करके और असली कल्प्रेट को पकड़वा के
तुमने एज अ स्टूडेंट उनको प्राउड फील करवाया होगा। थैंक यू सो मच शुयांग, जो तुमने आज किया। कहीं ना कहीं इस पूरी कहानी में शुयांग किस तरीके से बाद में आकर सब कुछ पलट सकता था, ये बात किसी को नहीं पता थी। शुयांग जो बिल्कुल शांत हमेशा सबके साथ रहता था, वो आज बहुत खुश है, क्योंकि सचमुच में आज उसे दिल से खुशी हो रही है कि उसकी वो टीचर जो हमेशा उसे सपोर्ट करती थी, जो उसकी लाइफ की फेरी थी, उन्हें उसे इंसाफ दिलवा दिया। अपने टीचर को इंसाफ दिलवाने के बाद शुयांग खुशी से उस मेंशन से बाहर निकल रहा है। आज शुयांग की आंखों में बहुत खुशी और चमक है। वहीं दूसरी तरफ शिचैन पूरे शौक में है, जिन्हें कुरैन अब संभाल के अपने साथ ले जाने लगते हैं। आज शिचैन और वांग जी एक दूसरे से कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि वो दोनों क्या बात करें समझ ही नहीं पाए। कैसे उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सच उनकी आंखों के आगे आया, जिसके बाद उन दोनों का एक दूसरे से बात करना थोड़ा मुश्किल हो गया। शिचैन और वांग जी जिस औरत को माँ मानते थे, वो औरत कितनी लालची और उन्हें सिर्फ एक खिलौना समझती थी, ये जानने के बाद उन दोनों को भी कुछ अकेलापन चाहिए। उन्हें इस समय कोई संभाल या बता नहीं सकता, शायद वो खुद ही खुद को संभाल सकते हैं। ये बात सोचते हुए वो दोनों अपने अपने कमरे में बैठे हुए हैं। विंग आज अपने कमरे में अकेले बैठा हुआ है और वांग जी अपने कमरे में अकेले, और शिचैन अपने कमरे में अकेले। ये तीनों आज कुछ समय अपने आप को देना चाहते हैं। कई बार होता है जब आप खुद को ही अच्छे से संभाल सकते हैं, किसी और की बातों नहीं, बल्कि खुद को अंदर अपने आप को इम्प्रूव करना या अपने आप को संभालना पड़ता है। कहीं ना कहीं विंग जानता है ये ज़िंदगी उसकी है, जो दर्द दुख उसे मिला है उससे बाहर भी वही आ सकता है। वांग जी का प्यार उसके पास है, वो जो समझ जानता है। कल वांग जी ने ये प्रूव भी कर दिया कि वो अपने विंग को बहुत प्यार करता है। आज गोली दोबारा उसके ऊपर उठती उससे पहले ही खुद शील्ड बन के खड़े हो जाने से विंग को ही पता है कि वांग जी कभी उसकी आंट की तरह नहीं है, और वो उसकी आंट ने तो उसके साथ भी गलत किया है, लेकिन उसे भी सब कुछ प्रोसेस करना, खुद को मनाना, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत में स्पार्स जानने के बाद आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो ये करेगा। वांग जी का भी यही हाल है। पूरी ज़िंदगी जिस इंसान पे रिस्पेक्ट की भरोसा किया, उस इंसान ने उसके साथ ये सब किया, ये जानकर उसको भी खुद को संभालना मुश्किल है, लेकिन वो भी जानता है कि ये वो खुद को बहादुर बनाएगा, तभी वो आगे अपनी ज़िंदगी खुशी से जी पाएगा। ये तीनों के साथ जो हुआ है ये देखना वी चांद से और लान कुरैन भी बहुत अपसेट है। वो बड़े थे, ये बच्चे तो तब छोटे थे। इन बच्चों के साथ लेने ने जो खेल खेला, वो दोनों बड़े होकर उसे संभाल नहीं पाए। इस चीज़ का गिल्ट इन दोनों को भी है, कुरैन को इस वजह से, क्योंकि कुरैन कई साल बाद इन दोनों की ज़िंदगी में है। क्या पता वो पहले से ही इन लोगों के साथ होते तो ज़िंदगी कुछ और होती। बाद में कुरैन को ये बात शुयांग ने भी बताई कि इसमें कुरैन की गलती नहीं है। लैन हुई जो मिस्टर चिंगेजुन पैसे छोड़ के गए थे अपने बच्चों के नाम पे, और अपनी एक तरीके से जो भी इंश्योरेंस की पॉलिसी के पैसे थे, वो सब कुछ कहीं कुरैन ना यूज़ कर ले, इसी मारे उसी ने कुरैन तक उसके ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ के मरने की खबर नहीं पहुंचने दी थी। तो कुरैन अपने आप को ज़्यादा गलती ना माने, पर अब कुरैन और वी चांद से जो जानते हैं कि जो इन बच्चों के साथ पहले हो चुका है वो उससे सुधार नहीं सके थे, लेकिन आगे की ज़िंदगी में वो इन दोनों को प्रोटेक्ट ज़रूर करेंगे। वी चांद से वादा करते हैं कि वो वांग जी और विंग को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। वहीं कुरैन शिचैन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। शिचैन की पूरी प्रेगनेंसी में कुरैन ने शिचैन का बहुत ध्यान रखा, एज अ फादर, एज अ एक तरह से फैमिली मेम्बर। कुरैन अल्फा थे, लेकिन उसके बावजूद ओमेगा बेटे की उन्होंने ऐसे ध्यान रखा जैसे एक ओमेगा मदर या ओमेगा फादर रखता है, जो कुरैन को बहुत ज़्यादा, शिचैन को बहुत ज़्यादा इमोशनल भी कर गया। ये दोनों अकेले हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ से काफ़ी सेफ और खुश हैं। वहीं वांग जी अगले दिन मॉर्निंग में सबसे पहले विंग के पास ही जाता है। विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ बैठते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर बोलना शुरू करते हैं। पहले तुम बोलो विंग। मैं क्या बोलूँ लंजा? तुम बोलो। विंग अब वांग जी की तरफ देखते हैं। विंग आई एम सॉरी। तुम क्यों सॉरी बोलो लंजा? तो मैं क्या करूँ विंग? जो कुछ हुआ है उसमें कहीं ना कहीं मैं भी तो गुनहगार हूँ, मैंने भी तो तुम्हें हर्ट किया। लंजा इन सॉरी बोलना की कोई बात है ही नहीं, तुमने मुझे हर्ट ज़रूर किया था, लेकिन तुम्हें सच्चाई नहीं पता थी, और असलियत में तो तुम्हारे साथ भी तो बहुत गलत हुआ है। तुमने बचपने में ही नफरत बदले जैसी आग में उतार दिया गया। कितना दर्द होता होगा तुम्हें जब तुम मुझसे प्यार करने के बावजूद
मुझे परेशान करते होंगे। जिस इंसान को तुम प्यार करते थे उसके प्यार के पाने की जगह उसे दर्द देना कितना ज़्यादा दर्दनाक होगा तुम्हारे लिए। वांग जी विंग को इमोशनली देख रहा है। विंग कैसे उसके दिल की बात समझ गया। वही विंग अपने लंजा को प्यार से देख रहा है। उसका लंजा उसी के लिए मतलब सबसे ज़्यादा पेन फील करता था और उसकी लंजा की लाइफ में सबसे ज़्यादा पेन मतलब लैनहुई ने उसी को दर्द पहुंचा के दिया है। ये बात विंग अच्छे से जानता है, इसलिए विंग अब बिना मौका कराए वांग जी को सीने से लगा लेते हैं और बोलते हैं सब भूल जाते हैं लंजा, ये सब कुछ भूल जाते हैं। आज ये कहानी यहीं ख़त्म कर देते हैं पुरानी। मुझे कोई बात अब फ्यूचर में नहीं चाहिए। जो कुछ अब तक हुआ मैं सब भूल जाना चाहता हूँ। अब तक जो दर्द तुमने और मैंने सहा मैं वो सब खत्म कर देना चाहता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में अब सिर्फ खुशियाँ चाहता हूँ जो मेरे लंजा के साथ मुझे मिलती हैं। मेरी मदर जो मुझे छोड़ के जा तो चुकी हैं, लेकिन ऊपर से मुझे दुखी देखकर बहुत दुख होंगी। आज मैं उन्हें खुश करना चाहता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से खुशी से भर के खुशी से जीना चाहता हूँ। मैं उस पास्ट को बहुत पीछे छोड़ देना चाहता हूँ जिस पास्ट को याद करने से मुझे पेन होता है। जितना दर्द मेरी ज़िंदगी में था आज मैं उसे ख़त्म करता हूँ। आज के बाद मैं अपने लंजा से कभी पास्ट के बारे में बात नहीं करूँगा और मेरा लंजा भी शायद मुझसे अब कभी पास्ट के बारे में बात नहीं करेगा। इस वादे के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करते हैं लंजा, जहाँ सिर्फ तुम और मैं हूँ, जहाँ हम दोनों का प्यार हो, खूब सारी खुशियाँ हो। कहना लंजा। विंग आज इमोशनल होके जब वांग जी से ये बात बोलता है तो वांग जी भी अपनी गर्दन हाँ में हिला के तुरंत आगे बढ़ के विंग को जोर से पकड़ के पैशनेटली किस करने लगते हैं। ये दोनों प्यार में हंगर में एक दूसरे को दिखाना चाहते हैं कि बस बहुत हो गया इन दोनों की ज़िंदगी में दर्द, अब सिर्फ खुशियाँ 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 चाहिए। इतनी खुशियाँ कि लोग इनसे जलें, इनकी खुशियों से, इनके प्यार से जलें। आज इसी सोच से ये दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे हैं और इसी वादे पे कि अब इनको अपनी लाइफ में सिर्फ हैप्पीनेस चाहिए, अपनी नई लाइफ की शुरुआत कर रहे हैं। विचांसे ने जैसे ही उन्हें लैनहुई का सच पता चला तो पूरा पैसे के जोर लगा के लैनहुई को पनिशमेंट भी दिलाई जो हम सब ने जान ली। वहीं दूसरी तरफ वांग जी और विंग अपनी नई शुरुआत में लगते हैं। अगले दिन विंग को खुद वांग जी उसकी शूटिंग लोकेशन पे छोड़ के आता है जहाँ पे मैडम यू को सब कुछ जो हुआ वो पता चलता है, जिससे मैडम यू की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तो जानती ही नहीं थी कि उनकी बहन यानी चांसा सेन का मर्डर हुआ है। अब उनकी बहन का मर्डर हुआ था ये बात जान के मैडम यू उस दिन बहुत रोती हैं, जिसे आज शांत करने का काम विंग करता है। बहुत बार विंग टूटा है, दुखी हुआ है, रोया है, तब इस लेडी ने उसे गले लगा के चुप करवाया। लेकिन आज विंग की बारी है अपनी मदर मैडम यू का प्यार से संभालने की, तो वो ये करेगा। विंग बहुत प्यार से मैडम यू को संभालता है। मैडम यू ये जानकर कि अब लैनहुई को सज़ा मिल गई है मन में बहुत खुश होती है। इंसाफ लेट हुआ पर इंसाफ हुआ। कहते हैं भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। जो चीज़ लेट हुई है उस चीज़ से बहुत कुछ सहा है इस लोगों ने, लेकिन अब आखिरी में जो गुनहगार था उन्हें पनिशमेंट मिल रही है। ये जानकर मैडम यू बहुत खुश है। दोबारा से शूटिंग स्टार्ट होती है। जो मूवी पहले 6 महीने में करने का प्रॉमिस हुआ था उस प्रॉमिस पे तो विंग नहीं उतर पाता। विंग की तबीयत और ऊपर से ये सब नाटक की वजह से कुछ समय तक डिले होता है, लेकिन आखिरकार 8 मंथ बाद एक ग्रैंड ओपनिंग के साथ मूवी स्टार्ट होती है। प्रीमियर में ही लोगों को मूवी बहुत पसंद आई। कुछ एक महीने में ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग और बेस्ट मूवीज में से एक मानी गई। इस साल की सबसे अच्छी मूवी में इसका नाम लिया जा रहा है। लोगों को सब कुछ अच्छा लगा। एक्टिंग, प्रोडक्शन ने, यहाँ तक कि जो भी क्रिएटिव टीम ने अलग अलग से न्यू चीज़ें ऐड करी हैं, म्यूजिक और सबसे बड़ी बात स्टोरी सबको बहुत पसंद आती है। ये सस्पेंस थ्रिलर बहुत ज़्यादा हिट रिलीज होती है और उसके बाद चारों तरफ न्यू कमर वी विशान की तारीफ हो जाती है। विंग को एज अ बेस्ट न्यू कमर का अवार्ड दिया जाता है, जिसे विंग अब स्टेज पे लेने जा रहे हैं। विंग के साथ आज उसका अल्फा वांग जी इस अवार्ड शो में आया था, जो खुशी से विंग को अवार्ड मिलते ही फिर से अपनी जगह से खड़े होकर बच्चों की तरह जोर जोर से तालियां बजा रहे हैं। विंग थोड़ा सा एम्बेरस होता हुआ, खुश होता हुआ वो अवार्ड लेकर अब स्पीच देने खड़ा हुआ है और सबकी तरफ इमोशनल होकर देख रहा है। सबसे पहले तो वो मैडम यू की तरफ देख रहा है कि पास में बैठे जांगचन, ग्वेनचिंग, जैनफेमिया, यानली और वेनिंग की तरफ देख रहे हैं। पीछे वांग जी के पास में बैठे शिचैन, जिनके पास एक छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी है जो एक ओमेगा गर्ल है, और उनके साइड में बैठे लान कुरैन,
इन सब को देख के विंग इमोशनल हो रहा था जब उसकी नजर आखिरी पर्सन पे चढ़ती है जो बिल्कुल कोने में बैठे, पर वो भी वांग जी की तरह बहुत खुश होकर तालियां जोर जोर से बजा रहे हैं, जो कोई और नहीं विंग के फादर है। विंग अपना अवार्ड लेके सबके सामने एक छोटी सी थैंक यू स्पीच देके स्टेज से उतर जाता है। स्टेज से उतरते विंग को के लिए एक बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी अरेंज करने वाले कोई और नहीं बल्कि शू यांग और शाओ शिनचेन है, जो बहुत जल्दी एंगेज्ड हो गए हैं। ये विंग के लिए उसकी सक्सेस पार्टी थी जिसमें कोई बाहर का नहीं, सिर्फ विंग की फैमिली है, यानी सब विंग के वो फैमिली मेंबर जो शुरुआत से लेकर अब तक विंग के साथ है। ये पार्टी विंग के ही घर पे है। जब विंग वहाँ आता है और सबको उसके लिए ऐसे खुश होते हुए और उसके लिए दोबारा से तालियां बजाते हुए देखते हैं तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ पे आज आंट लिली भी है। विंग ने जैसा प्रॉमिस किया था, आंट लिली वो पहली पर्सन थी जिसके लिए विंग ने टिकट लिया था, लेकिन आंट लिली को आइडिया नहीं था कि विंग जो अब करता है, अब विंग सबको इग्नोर करता हुआ उस बड़े से पार्टी हॉल में जहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं उन सबको इग्नोर करता हुआ अब वो ट्रॉफी लेकर आंट लिली के पास पहुंच जाता है, जिसे आंट लिली शॉकिंगली विंग को देख रही हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि विंग ये ट्रॉफी अपने हस्बैंड या फिर अपने फादर को देगा। अगर फादर और हस्बैंड नहीं तो क्या पता मैडम यू को दे, लेकिन विंग ये ट्रॉफी जाके आंट लिली के हाथ में देता है, जिसे आंट लिली इमोशनल होकर बोलती है ये आप क्या कर रहे हैं यंग मास्टर, ये तो आपकी ट्रॉफी है, आपको मुझे नहीं देनी चाहिए, आपको अपनी फैमिली में किसी को देनी चाहिए। नहीं, मुझे ये आप ही को देनी है। आप भूल गए क्या, मैंने आपसे कहा था कि मेरी मूवी का फर्स्ट टिकट मैं आपको दूंगा और साथ में अगर ये सक्सेस होती तो मैं फर्स्ट ट्रॉफी भी आपको देता। नहीं, मैं बहुत छोटी हूँ, ये तो आपकी फैमिली मेम्बर के लिए नहीं, ये आप ही के लिए है। सच कहूँ तो आज मैं ये बात आप सबके सामने एक्सेप्ट करता हूँ कि एक समय था जब मुझे ऐसा लगता था मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं प्यार के भी लायक नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि जब मेरे घर वाले मुझे प्यार नहीं करते, सम्मान नहीं करते, तो मैं किसी और चीज़ की किसी से क्या उम्मीद रखूं। लेकिन उस बीच में कोई था जो मुझे बहुत प्यार करता था, मुझे हमेशा संभाल के रखता था, मुझे टूटने से बचाता था, तो वो आप थे आंट। आप हमेशा मुझे प्यार करते थे, आप हमेशा मेरे साथ रहे हैं। 4 साल की कम उम्र से लेकर अब तक आप मेरे साथ हर पल पे थे। मेरी शादी, मेरा प्यार, मेरा जवानी, मेरा गुस्सा, मेरी नफरत, यहाँ तक कि मेरे डिवोर्स तक भी आप मेरे साथ थे। आप मेरे सबसे क्लोज थे। मुझे ये चीज़ बहुत पहले ही फील हो गई थी और इसलिए ये ट्रॉफी आप ही डिजर्व करते हैं बोलकर विंग जैसे ही ट्रॉफी आंट लिली को देते हैं तो आंट लिली इमोशनल होकर उस ट्रॉफी को लेके सीधा सीने से लगा के आप तुरंत माता विंग के सर पे हाथ फिरा के उसे प्यार करती हैं, जिससे सब लोग हॉल में खड़े हुए इमोशनल हो जाते हैं। अब शिचैन जो अभी आए थे वो एकदम से विंग के पास आते हैं और बोलते हैं ओ माय गॉड विंग, तुम कितनी इमोशनल बातें कैसे कर सकते हो, तुम जैसा बदमाश इंसान इमोशनल भी हो सकता है, हमें यकीन नहीं था। अरे ये बदमाश कब है, अचानक से अब शियांग बोलता है तुम्हें नहीं पता क्या ये कितना लंजा को परेशान करता है, इतना तो मेरा बच्चा भी मुझे परेशान नहीं करता जितना ये वांग जी को परेशान करता है। इस अवार्ड शो में से क्या पहनना है इसे लास्ट मोमेंट तक फाइनल नहीं किया था और रात के 1 बजे तक वांग जी से उसके कौन से वाले डिजाइनर पे जाना है ये बोल बोल के इसने सर खा लिया था। इसने इस अवार्ड शो के कपड़ों के लिए भी वांग जी को पिछले 1 महीने से दुखी कर रखा है। शिचैन गुस्सा करते हुए और थोड़ा विंग की चिढ़ाते हुए बोलते हैं जिस बात पे अब शाओ शिनचैन विंग का सपोर्ट में बोलते हैं तो क्यों नहीं करेगा, वो ओमेगा है हमारे वांग जी का, ओमेगा वो तो राइट होता है अपने अल्फा को तंग करने का। इस पे शियांग घबरा के बोलता नहीं नहीं तुम ये गलत चीजें मत सीखो, तुम अच्छी सी चीजें सीखो जैसे शिचैन से सीखो, वो किसी को परेशान नहीं करते, वो ओमेगा है। इस बात पे शाओ शिनचैन शियांग को घूरते बोलते हैं तुम मुझे छोड़ो और तुम अपने बॉस लांग वांग जी से सीखो। देखो वो द लैंड एम्पायर के सीईओ हैं, वी कॉर्पोरेशंस भी संभालते हैं, लेकिन जब बात उनके ओमेगा की आती है तो कैसे अपने ओमेगा के लिए उनके आगे पीछे घूमते हैं। तुम भी सीखो, तुमने देखा है कहीं ना कहीं शाओ शिनचैन जब शियांग को चढ़ाता है तो शियांग भी मैंने देखा है बोल के मुंह सड़ा लेते हैं, क्योंकि आजकल ये बात सब जगह है। यहाँ तक कि जांगचैन और शियांग दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और फिर घूर घूर के वांग जी को देख रहे हैं, क्योंकि वांग जी इस समय सारे ओमेगास के लिए एक आइडियल अल्फा बन चुका है जो अपने ओमेगा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो अपने ओमेगा के आगे पीछे घूम के हर चीज जो उसका ओमेगा चाहता है वैसे ही करता है। अगर ओमेगा विंग ने बोल दिया दिन है तो वांग जी से दिन भी मान लेंगे, सब लोग जानते हैं। इसी बात पे बाकी अल्फा चिढ़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब शाओ शिनचैन और वेंचिंग जो उन दोनों मतलब शियांग और जांगचैन की कान खाती रहती है कि वांग जी से सीखो, वांग जी से सीखो, जिससे कहीं ना कहीं वो दोनों इरिटेट हो रहे हैं। वहीं भी जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं आप सबको इग्नोर करते हुए
विचार से अपने पास एक छोटा सा गिफ्ट लेकर विंग के पास आते हैं और बोलते हैं, विंग कंग्रेचुलेशन, तुम्हारे जो सक्सेस मिल रही है भगवान करे उससे और ज़्यादा तुम्हें सक्सेस मिले, ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से। विंग जो अपने फादर से पहले की तरह बहुत कम ही मिलता है, लेकिन आप उसके फादर पहले की तरह कोल्ड नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा विंग का केयर, विंग का ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, विंग के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। उस चीज़ को समझते हुए वो गिफ्ट लेके थैंक यू फादर करके उन्हें प्यार से हक करता है। सबके गिफ्ट मिल रहे हैं और विंग अब खुश हो रहा है। विंग को यकीन नहीं हो रहा कि उसकी ज़िंदगी किस तरीके से बदल गई। वो विंग जिसे लगा था कि उसकी लाइफ में खुशियाँ है ही नहीं, पर अब उसे लग रहा है कि खुशियाँ उसके पास ही थी। हम लोग हमेशा छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करके अपनी ज़िंदगी में कितना दुख है यही सोच के दुखी रहे, ये हमारी चॉइस है, या फिर उस दुख से बाहर निकलने का कोई सॉल्यूशन ढूंढ के आगे खुशियों के लिए फाइट करें, ये हमारी चॉइस है। ये विंग समझ चुका है कि उसने वो दूसरी चॉइस सेलेक्ट की। उसने अपने पुराने गम में डूबकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के अलावा दूसरा ऑप्शन चुना, यानी अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ पाने का ऑप्शन। अगर वो अपनी खुशियों के लिए पहली बार वांगी से डिवोर्स की बात नहीं करता तो चीज़ें कुछ और होती। विंग ने खुशियाँ को चुना, विंग ने अपने लिए फाइट की थी तो भगवान ने भी उसको उसकी खुशियाँ दे दी। विंग ने अपने लिए खुद स्टैंड लिया, विंग ने अपनी खुशियों को खुद पाने की कोशिश करी तो उसे उसकी खुशियाँ मिल गई। इसी सोच से विंग खुश हो रहा है। वहीं सबके गिफ्ट विफ्ट मिलने के बाद आखिर में वांगी विंग के पास आता है। जब विंग बोलता है, क्या हुआ, सबने मुझे गिफ्ट दिए, सब लोगों ने मुझे कुछ ना कुछ दिया, तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। इस बात पे वांगी विंग को बहुत ही अजब तरीके से देख के विंग के कमर पे एकदम से हाथ डाल लेता है, जिससे विंग थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि अभी भी लोग आपस में बिजी है और गए नहीं है। लेकिन वांगी विंग को ऐसे ओपनली कमर में हाथ डाले खड़ा है। ऐसे विंग बोलता, क्या हुआ लज्जा, तुमने गिफ्ट की बात की ना, तो चलो तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट देता हूँ। और ये बोल के वांगी विंग को वहीं ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है और सबके बीच में से उनके रूम में ले जाने लगता है, जिससे वहाँ खड़े बड़े लोग तो ब्रश में पूरे लाल और छोटे लोग गुस्से में लाल हो रहे हैं कि इन दोनों को शर्म है या नहीं है। पर बाकी लोग अब इधर उधर बातें करके कुछ लोग घर वापस जाने की तैयारियों में लग जाते हैं, जिसे अब आन लिली और वी चांद से संभाल रहे हैं। ये दोनों मिलकर उन लोगों को मतलब सब गुड बाय का काम करते हैं। वही वांगी विंग को रूम में लाके बेड पे बैठाते तुरंत उसे किस करने लगता है, जिसे भी हल्का सा वांगी से दूर बोला, लज्जा ये तुम क्या कर रहे हो, नीचे पार्टी चल रही है और तुम मुझे यहाँ रूम में ले आए। पर तुमने ही तो बोला था तुम्हें गिफ्ट चाहिए, तो मैं तो वही कर रहा हूँ। हाँ मैंने गिफ्ट के लिए बोला था, रूम में आके ये सब करने के लिए थोड़ी बोला था, पर मेरा गिफ्ट तो यही है। हाँ मतलब विंग बेचारा इतना ही बोलता है, पर उससे पहले वांगी अब उससे कुछ एक्सप्लेन नहीं करके बल्कि उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब वांगी के हाथ बहुत जल्दी से विंग के कपड़े रिमूव करने पे लगे। वहीं विंग के मुंह से सिवाय बॉइलिंग के कुछ नहीं निकल पा रहा है क्योंकि वांगी अब पूरी तरह से उस पर अटैक कर चुका है। उसका विंग इतना ब्यूटीफुल लग रहा था इस न्यू हेयर स्टाइल, इस मतलब एक तरह से अवार्ड शो के लिए जिस तरह से वो रेडी हुआ था। उस समय वांगी ने कैसे खुद पे कंट्रोल कर रखा था वो ही जानता था। तब से वांगी अपने ऊपर कंट्रोल करे हुए था, लेकिन जब विंग ने गिफ्ट की बात की तो कैसे कंट्रोल मतलब करता, वो अपना कंट्रोल लूज करके अब अपने विंग को पैशनेटली बहुत ज़्यादा हंग्रीली किस कर रहा है और अपना एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट कर चुका है। विंग कि आप कोई बातें वांगी के कार पे पहुंच ही नहीं है। लज्जा रुको, लज्जा मैं ये नहीं कह रहा था, बस यही कह रहा है विंग, पर वांगी रुकने वाला कहाँ है। वांगी तो जब पूरी तरह से सेटिस्फाई होके एक दो राउंड के बाद अब जब देखता है कि विंग काफ़ी टायर्ड हो गया तो बहुत प्यार से अब विंग के पास बैठा है, जिसे विंग गुस्से में वांगी के चेस्ट पे बहुत जोर से हाथ मारता है। लज्जा ये क्या था, तुमने मेरे साथ क्या करा, मैं रेस्ट करना चाहता था, लेकिन तुम तो बाज ही नहीं आते। तुम्हारा एक दिन ऐसा नहीं है जिस दिन तुमने ये सब ना किया, और आज भी मैंने अवार्ड गिफ्ट की बात की और तुमने मेरे साथ ये सब करा। तो मैंने तो गिफ्ट ही दिया ना विंग, कौन सा गिफ्ट दिया तुमने मुझे, ये सब, ये तो तुम्हारा गिफ्ट था, मेरा गिफ्ट कहाँ है, वो तो अब तुम्हारे टमी में। विंग एकदम से हाँ हमारा बेबी। लंजा क्या बकवास करो, मैं कोई हीट में हूँ क्या जो मैं प्रेग्नेंट हूँ। पर तुम प्रेग्नेंट हो विंग। लंजा तुम क्या बोल रहे हो। विंग मैंने तुम्हें बताया नहीं था क्योंकि मैं इसी दिन का वेट कर रहा था। 3 दिन पहले तुम्हारे जो टेस्ट हुए थे उसमें यही रिपोर्ट में आया तुम प्रेग्नेंट हो विंग। विंग अब शॉकिंगली वांगी की तरफ देख के एकदम से बेड पे बैठ जाता है और वांगी को देखने लगता है। वांगी जो अभी लेटा हुआ था अब तुरंत विंग के पास बैठ जाता है और विंग मशरूब होता है। लंजा अगर ये मजाक है तो ये बहुत गंदा मजाक है, तो तुम कैसे बोल सकते हो, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। विंग मैं तुमसे ये मजाक क्यों करूँगा, क्योंकि लंजा तुम्हें याद नहीं है क्या, हम कब से ट्राई कर रहे थे इस बेबी के लिए, पर नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब शायद इसी समय का ये वेट कर रहा था, शायद
जब हम दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात बता सके और इसका खुल के हमारी लाइफ में वेलकम कर सके, तब ये आए, यही गॉड चाहता था। रंजा, तुम सच कह रहे हो? हाँ विंग, मैं सच कह रहा हूँ। अब मेरे और तुम्हारी लाइफ में एक ब्यूटीफुल सा न्यू मेंबर आने वाला है। विंग अब इमोशनल हो जाता है और इमोशनली वांग जी को गले लगा लेता है। उसे यकीन नहीं हो रहा आज उसकी लाइफ का बेस्ट दिन है। आज उसे अपनी करियर का बेस्ट अवार्ड, मतलब एक न्यू कमर का अवार्ड मिला, और दूसरी तरफ से उसकी लाइफ में मदर बनने का भी एक खुशी मिली। उसे लगता था वो कभी मदर नहीं बन पाएगा। उसकी रिपोर्ट्स में कभी ऐसा कुछ आया ही नहीं कि कॉम्प्लिकेशन हो, बट उसके बाद भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाता था। तो उसे यही लगता था, लेकिन इस बार वो नेचुरली बिना किसी उसके कंसीव कर गया। और इस समय इस चीज़ से विंग बहुत ज़्यादा खुश है और इमोशनल के वांग जी से आई एम सो हैप्पी रंजा, आई एम सो हैप्पी कर रहा है। जी भी विंग को और ज़्यादा कस के गले लगा के मैं भी बहुत खुश हूँ विंग, बोल रहा है। ये दोनों एक दूसरे की हैप्पीनेस में बहुत ज़्यादा खुश है। अभी फैमिली को उन्होंने ये बात नहीं बताई, क्योंकि वांग जी को वेंचिंग ने बोला है कि 3 मंथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से भरे हुए हैं, तो 3 मंथ तक ये बात अभी किसी को ना बताई जाए। होता है ना, पहले किसी को हैप्पीनेस दे दो और किसी वजह से कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो बाद में बड़े लोग तो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, खासकर वो लोग जो कई सालों से विंग और वांग जी के बेबी का वेट कर रहे हैं, जैसे कि वी चांद से लान कुरैन जैसे लोग। तो इसी मारे उन दोनों ने ये बात 3 महीने तक किसी को नहीं बताई, लेकिन 3 मंथ बाद उन्होंने एक ग्रैंड पार्टी के साथ फिर से जब ये सबको बात बताई तो सब लोग बहुत खुश होते हैं। तो यानी तो स्पेशली उसे कैसे अपना ध्यान रखना है उसी की बातें बताने लगती हैं जांग चैन और शुयांग। तो इतने खुश हो जाते हैं कि अभी से विंग के बच्चों के लिए क्या गिफ्ट लेंगे डिस्कशन कर रहे हैं। इन शॉर्ट सब लोग बहुत खुश हैं अपने छोटे से प्यारे से आइन की लाइफ में इतनी सारी हैप्पीनेस देख के। वहीं वहाँ उन सबका प्यारा सा क्यूट सा आइन अब दोबारा से मुस्कुरा रहा है, खुश है। ये देखकर सबके दिल में बहुत खुशी है। सबसे ज़्यादा खुशी तो हमारे लांगजान के दिल में है। लांगजान भी अपने विंग को खुश देख के बहुत खुश है। विंग स्माइल करता हुआ सबको देख रहा है। विंग की लाइफ की ये हैप्पीनेस यहाँ नहीं रुकती, बल्कि कुछ महीने बाद विंग को एक बहुत क्यूट सा अल्फा बॉय होता है, जिसका नाम बाद में आयुएन रखा जाता है। लैन शिजोई अपनी बड़ी बहन जिसका नाम मिमी है, उसके साथ हमेशा खेलता और मुस्कुराता रहता है। शिचेन की लाइफ कुछ टाइम बाद ट्रैक पे आती है जब आयुन के फर्स्ट बर्थडे पार्टी में यानली की फैमिली के अंदर मतलब शिचेन के पुराना फ्रेंड या कह सकते हैं कॉलेज मेट मिंग्याओ दोबारा शिचेन को मिलते हैं। मिंग्याओ और शिचेन कॉलेज टाइम में एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, लेकिन शिचेन उस समय नी मिंजे के प्यार में पड़े हुए थे। इससे मिंग्याओ ने कभी उन्हें बताया नहीं कि वो शिचेन को पसंद करता था। लेकिन जब शिचेन को बाद में पता चलता है कि मिंग्याओ भी उसे पसंद करता था और मिंग्याओ अब भी उन्हें पसंद करता है, तो वो अपनी लाइफ को दोबारा चांस देने की कोशिश करते हैं और बाद में मिंग्याओ और शिचेन एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। लैन मिमी अब मिंग्याओ को फादर भी बोलने लगी है। वहीं दूसरी तरफ अभी हमारे वैनिंग की लाइफ में कोई ओमेगा नहीं आया और इसी चीज़ पे सब लोग बैठ के वैनिंग की टांग खींच रहे हैं। आज जैंगचेन और वेंचिंग की ग्रैंड शादी है, यानी उन दोनों की शादी में सब लोग वैनिंग को छेड़ रहे हैं कि क्यों वैनिंग को कोई लड़की नहीं मिल रही, वैनिंग को क्यों किसी ओमेगा को पसंद नहीं कर रहा। फाइनली वैनिंग वहाँ से चिढ़ के चला जाता है, थोड़ा सा ब्लश करता हुआ और थोड़ा सा शर्माता हुआ। वैनिंग की लाइफ में भी एक ओमेगा आ गई है जो उसी की होटल में जॉब करती है, जिसके बारे में अभी वैनिंग ने किसी को नहीं बताया। लेकिन वो दोनों एक दूसरे को छुप के डेट कर रहे हैं। वहीं विंग तो फुल ऑन मस्त है, उसकी मूवीज हिट है, उसका बच्चा उसे बहुत प्यार करता है, उसका हस्बैंड उसे बहुत प्यार करता है, उसके फादर हमेशा आयुन के साथ ही रहते हैं। एक तरीके से आयुन के बर्थ पे वी चांसे ने अपने घर विंग और वांग जी के घर ही शिफ्ट कर लिया। वो तब से हमेशा आयुन का ध्यान रखना, आयुन कैसा है उसका ध्यान रखते हैं। आन लिली और वी चांसे असलियत में आयुन के मम्मी और पापा बन गए, क्योंकि उसके मम्मी पापा फिर से ज़्यादा क्लोज और सारे काम तो वही दोनों करते हैं। इसलिए विंग और वांग जी तो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करें। उनका रोमांटिक टाइम भी फुल ऑन उनके साथ रहता है। और आज का पार्ट यही रुकता है। मोस्ट 2 घंटे में ये पार्ट कंप्लीट हुआ है, पर फाइनली आज ये स्टोरी यहीं रुकती है। कल से परसों से जब मुझे टाइम लगेगा मैं एक न्यू फैन फिक्शन के साथ आऊँगी। मेरे दिमाग में अभी 2-3 फैन फिक्शंस हैं जो जिनकी मैंने फर्स्ट पार्ट 2 पार्ट लिखे हुए हैं, पर पूरी स्टोरी अभी किसी की कंप्लीट नहीं है। जो मुझे लगेगा कि मैं स्टार्ट करूँगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तब तक आप मेरे इन्हीं फैन फिक्शन पे अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताना आज का पार्ट कैसा लगा। मैंने 2 घंटे की वीडियो बनाई है, तो आप लोग कम से कम एक पैरा में मुझे स्टोरी का फीडबैक ज़रूर देना। मुझे फीडबैक चाहिए, आपका प्यार और सपोर्ट तो हमेशा मेरे साथ रहता है, तो मुझे फीडबैक चाहिए कि मुझे स्टोरी में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ बुरी लगी। आज हर किसी के कमेंट में मुझे 2 पॉइंट चाहिए, एक प्लस
क्या प्लस था इस स्टोरी में और एक नेगेटिव, क्या नेगेटिव था इस स्टोरी में जो मुझे इम्प्रूव कर सकता है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। आप ही लोग तो मेरे टीचर हो, आप ही लोग तो मेरे फीडबैक देकर मुझे इम्प्रूव करने में हेल्प करते हो, तो प्लीज़ ज़रूर देना। अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिएगा। बाय, टेक केयर, अपना अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखना। बाय।